कैसा लग रहा है आप दोनों को आज एक साथ बैठ के, आमने सामने नहीं बैठे हुए? बस आज आप आ गए तो हमने कहा ज़रा टाइट अरेंजमेंट की है हमने कि तीनों आ जाएं। आप क्या कह रहे थे इसके बारे में? The three musketeers are back. The three musketeers are back. यस। तो आज हम कौन सा महाज खोलें? सर महाज बहुत ज़्यादा है। कहाँ ये भी समझने की ज़रूरत है कि शुरुआत कहाँ से करनी है, लेकिन रिसेंटली अगर हम शुरू करें तो हम एशिया से शुरू करते हैं। आपको पता है हम बहुत ज़्यादा हैं, टाइम बहुत कम है। वाकई में टाइम बहुत कम है, लेकिन एक हमसायों में एक बारात हुई है, शादी बड़ी धूमधाम से, लोगों ने उसके नाच गाने के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कमेंट भी किया है। अच्छा, ये क्यों इतनी सिग्निफिकेंट हो रही है अंबानी की वेडिंग, और मतलब क्या, मतलब इसका क्या कल्चरल इम्पैक्ट है, या इसी कल्चरल से भी आगे की कोई चीज़ है? मैं अगर एक बात बताऊँ ना, मैंने इसको जब देखा है ना इनिशियली, तो पहले तो सिर्फ ना सारे बॉलीवुड के बंदे, रिहाना, ये लोग नज़र आ रहे हैं, ठीक है, और इसी को एक नैरेटिव बना दिया गया, पॉपुलर नैरेटिव बनाया गया कि जी देखो ये अमीर आदमी जो है अपना पैसा फेंक रहा है अपने बेटे की अपना सॉफ्ट इमेज पेश कर रहा है दुनिया के सामने, अपनी कल्चरल पावर शो कर रहा है, ये वो इंडिया दिखा रहा है। हाँ। पैसा फेंक के। लेकिन मैंने जब उसकी लिस्ट पढ़ना शुरू की ना, तो मेरा जो है ना, ये सारे सेलिब्रिटीज़ को ना साइड पे कर दो, तो कम से कम कोई 9 बंदे हैं जिनको मैंने किया आइडेंटिफाई। मैंने कहा ये जो $600 मिलियन खर्च हुआ ना, ये मेरे ख्याल से सिर्फ इन 9 बंदों के लिए हुआ है। अभी वो क्या रिसेंटली खबर आई है, हाउ मच अंबानी मेड आउट ऑफ दिस वेडिंग, हाउ मच मनी ही मेड? $6 बिलियन उसका इंक्रीज हुआ है और वो एशिया का रिचेस्ट मैन दोबारा बन गया है माशाल्लाह। 123 बिलियन वर्थ के साथ। असी शादी कराने थे, असी पीछे चले जाने, आगे चला गया, ये आगे चला गया है। 0.5 उसने जो वेल्थ की है इन्वेस्ट, जो बड़ा आ रहा था, जो हम जैसे गरीब लोग कह रहे थे कि जी 0.5% उसने किया, उससे उसने एशिया के रिचेस्ट मैन का वो जो है स्टेटस वो हासिल दोबारा से ले लिया। यानी कि मार्केटिंग गिमिक भी है। उसके अलावा ये एक और चीज़ भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़, ये एक मुझे जो लगा ना, एक बिजनेस नेटवर्किंग फंक्शन था। यस, वही। इसके अंदर आप एक देखें ना, प्री वेडिंग के अंदर मार्क ज़करबर्ग आया, ठीक है, और मार्क ज़करबर्ग से ड्यूरिंग प्री वेडिंग ही उसकी एक डील साइन हो गई है, जहाँ पे फेसबुक का सबसे पहला इंडिया में जो डेटा सेंटर लगना है, वो किधर लगना है? रिलायंस के चेन्नई वाले कैंपस में। नाइस। और उसमें उसने करना क्या है कि जितना भी कंटेंट क्रिएशन इंडिया में हो रही है इस वक्त डिजिटल मीडिया पे, वो सारा का सारा कंसंट्रेट करना है उस डेटा सेंटर में। उस डेटा सेंटर में। इसका मतलब क्या है? कंट्रोल ओवर द नैरेटिव, यानी एक तो कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स की बात। यस। और आप, डज इट इंक्लूड द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल? नॉट द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ऑलरेडी वो एक टाइप का जो है ना, वो तो एक गोदी मीडिया कहते हैं उसको। गोदी मीडिया वो ऑलरेडी उसके कंट्रोल में ही है ना। अब जो ये है ना डिजिटल मीडिया, जिसके अंदर आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा आपके फ्रीलांसर्स आ जाते हैं, जो कि जो ना मोदी के ख़िलाफ़ उनका स्टांस भी रहा है। ध्रुव राठी हो गया, और उसके और भी हैं, नाम नहीं लेंगे, हम फंस जाएंगे बेचारे, फंस जाएंगे। लेकिन उन सब को एक टाइप का काबू करने के लिए ना, ये ऑलरेडी डील इन रोलिंग, यानी ये चल पड़ी है, और इन्होंने करना है इसको आगे जाकर। What are the other objectives that were achieved out of this wedding? एक तो इसका एक आपने बता दिया डेटा सेंटर का, और कंट्रोल ओवर डिजिटल नैरेटिव। What is the geopolitical impact? जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट पे भी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता आते हैं। अच्छा। एक तो दूसरा इसका आया बिल गेट्स, ठीक है, बिल गेट्स के साथ इसकी यूएस में इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर अब अंबानी का यहाँ पे बिजनेस इंटरेस्ट है, ठीक है, लेट्स बिजनेस इंटरेस्ट पे बात करते हैं। अंबानी ऑयल एंड गैस से शिफ्ट करना चाह रहा है टुवर्ड्स ग्रीन एंड ब्लू एनर्जी। ओके। अब ग्रीन एनर्जी के अंदर ये ऑलरेडी गेट्स के साथ इन्वेस्ट कर चुका हुआ है। एक इन्होंने फ़ंड बनाया हुआ है, ब्रेक थ्रू एनर्जी वेंचर्स। उसके अंदर इसने क्या करना चाह रहा है कि जितने भी जो ये आपके लिथियम फ्यूल सेल्स हैं, वो चाह रहा है कि मैं बनाना शुरू कर दूँ। उसके लिए इसने एक्विजिशंस भी की हैं। अमेरिका के अंदर एक कंपनी एम्ब्री, उसके अंदर इसने पैसा डाला हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर नेदरलैंड्स की और स्वीडन की 2 कंपनीज हैं, वो इसने एक्वायर कर ली हुई हैं, ओके, फॉर दिस पर्पज़। लेकिन इसके लिए इसको बिल गेट्स क्यों चाहिए? क्योंकि ये कहते हैं ना कि रिस्क आपने अपना डिवर्सिफाई करना होता है, सारा पैसा वो अपना नहीं डालना चाह रहा, वो चाह रहा है कि गेट्स भी उसके साथ आए।
फिर इसके अंदर जो मोस्ट जो बड़ी नोटेबल जो हरकत हुई है ना, जो कि इसके ग्रीन एनर्जी और ब्लू एनर्जी इनिशिएटिव दोनों के साथ जुड़ता है, वो जुड़ता है कौन बंदा था, जेम्स रॉथस्चाइल्ड। ओह यस, जेम्स रॉथस्चाइल्ड जो है CFO है रॉथस्चाइल्ड एंड को का, और रॉथस्चाइल्ड एंड को वालों का एक डेलीगेशन आया हुआ था। एक नंबर रॉथस्चाइल्ड की आप बात कर रहे हैं या कोई 2 नंबर रॉथस्चाइल्ड? नहीं, रॉथस्चाइल्ड फैमिली, असल रॉथस्चाइल्ड वाकई बड़ा रॉथस्चाइल्ड, बड़े वाला रॉथस्चाइल्ड है। रॉथस्चाइल्ड एंड को का CFO है, और इनका डेलीगेशन लास्ट ईयर पाकिस्तान भी आया था, रॉथस्चाइल्ड एंड को का। यस आई रिमेंबर। तो आप देख रहे हैं कि देम शहबाज शरीफ, इसाक डार, वो मीटिंग हुई है जिसके आज तक पता ही नहीं कि बातचीत क्या हुई है, पता ही नहीं हमें। लेकिन उसके बाद ये ज़रूर हुआ था कि इसाक डार का कोई बयान आया था रिगार्डिंग पाकिस्तान न्यूक्लियर एसेट्स, वो आया था, फिर वो दब गया था उस मीटिंग के बाद आया। क्योंकि उस मीटिंग के बाद एक IAE का भी कोई ग्रुप आया था पाकिस्तान। Yes, the first time in history Pakistan allowed access to IAEA members into the Pakistan nuclear facilities. क्योंकि वो जनरली वो ईरान वगैरह का विजिट करते हाँ। हैं जहाँ पे उनको खतरात हैं, तो पाकिस्तान का I think that was the main aftermath of that meeting. तो आप श्योर हैं कि फर्स्ट टाइम आया था पाकिस्तान में? Yes, I'm sure about it. और उसके बाद इसाक डार साहब ने कहा था हाँ। कि हमारे असासे और उनसे किसी ने पूछा भी नहीं था कि आप क्लैरिफाई करें। नहीं, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पे आवाज़ें उठ रही थी। और ये एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रॉथस्चाइल्ड के साथ अंबानीज़ का ना बड़ा पुराना रिश्ता है। अच्छा। हाँ जी, ये धीरू भाई अंबानी ने 1979 में रॉथस्चाइल्ड ने एक फ़ंड बनाया था जिसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया था। ठीक है। और बड़ा रॉथस्चाइल्ड जिंदा था? रॉथस्चाइल्ड तो हमेशा से 18 रिसेंटली अभी तो उनका पेट्रियार्क मरा ना, जेम्स रॉथस्चाइल्ड। हाँ, वो मरा है। आई थिंक 94 का हो के वो मरा है। तो लेकिन वो जो फंड था वो था एडमंड द रॉथस्चाइल्ड, ठीक है, उसका फंड था। कुछ नहीं पता उस फंड का क्या ऑब्जेक्टिव था, लेकिन धीरू भाई अंबानी ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया और तब से काफ़ी लंबी इनकी चलती आ रही है कोलैबोरेशन कह सकते हैं हम लोग। दूसरा रॉथस्चाइल्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि रॉथस्चाइल्ड का जो बैंक है इंडिया में, जो उनकी ब्रांच है इंडिया में, उसके जितने भी मोस्ट बैंकर्स जब रॉथस्चाइल्ड बैंक छोड़ते हैं वो जाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में एग्जीक्यूटिव कमेटी का हिस्सा बन जाते हैं। So what are is there any notable bank that is under Rothschild umbrella? या रॉथस्चाइल्ड ने अपना काफ़ी हद तक बिजनेस है ना वो तब्दील कर दिया। दे आर नॉट इनटू, वो अब उस तरह की ना कहते हैं ना कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर नहीं है अब। ये ज़्यादा करते हैं मर्जर एंड एक्विजिशंस, इसके अंदर ज़्यादा जाते हैं, या आपकी कंपनी की ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प करते हैं। ये इस तरह की सर्विसेज ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। कन्वेंशनल एक्वायरिंग स्मॉल कंपनीज उसके अंदर ही ज़्यादा करते हैं। अब ये कन्वेंशनल बैंकिंग से काफ़ी देर से निकल चुके हैं। इन्होंने अपना जो बैंकिंग इनका इंटरेस्ट है वो काफ़ी पिछली सदी में JP मॉर्गन के अंदर मर्ज हो गया था इनका। तो JP मॉर्गन यू कैन से इज़ अ ब्रांच ऑफ रॉथस्चाइल्ड। ओके। लेकिन वो इन इट्स ओन सेल्फ ना वो एक डिफरेंट सेपरेट एंटिटी भी है। लेकिन जो रॉथस्चाइल्ड एज ऑफ टुडे एग्जिस्ट करती है ये ज़्यादा नहीं काम करती। ये ज़्यादा स्टेट्स के साथ ना, यानी अगर पाकिस्तान ने फ़र्ज़ करो कि बॉन्ड्स इशू करने हैं उसके अंदर कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर सकती है। इस तरह के कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अगर किसी कंपनी ने फ्लोट करने हो उसके अंदर हेल्प कर सकती है। रिलायंस का नेक्स्ट ईयर जो इनका रिलायंस जियो का IPO है, और अगर वो कामयाब हो जाता है उसकी प्रोजेक्शन $112 अरब की प्रोजेक्शन है उसकी कि वो वैल्यूएशन हिट कर सकता है। और मैं 100% श्योर हूँ रॉथस्चाइल्ड आर इन्वॉल्व इन दैट। उसके अलावा रॉथस्चाइल्ड की जो इन्वेस्टमेंट है, जो इन्होंने पैसा फंड्स क्रिएट करते हैं ना, लाइक मैंने के फ़र्ज़ करो जिस तरह अंबानी ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है, इन्होंने 2035 तक नेट ज़ीरो करना है, उन्होंने उसको सारे को रिप्लेस करना है रिन्यूएबल एनर्जी से। द रॉथस्चाइल्ड आर हेल्पिंग उसको फ़ंड करने के लिए। तो ये चीज़ें वो कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखो कि एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी है कि वही रॉथस्चाइल्ड एंड को फरवरी के अंदर पाकिस्तान भी आते हैं। और आज नहीं पता लगा, सिर्फ ये हमें पता लगा कि उसके बाद इसाक डार ने न्यूक्लियर आर्सेनल की बात की। आप ये क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाना चाह रहे हैं? मैं एक कनेक्शन बनाना चाह रहा हूँ। कौन सा? क्या पाकिस्तान का कोई? Of course, India is the biggest enemy of Pakistan, and having Rothschild meeting with both of their top officials. No, Rothschild is not meeting in India. उधर तो वो गेस्ट हैं। डिफरेंट है, सिनारियो डिफरेंट है। Scenario is different. सिनारियो इज़ वेरी डिफरेंट। पार्टनर्स हैं अंबानी के।
काफ़ी पुराने पार्टनर्स हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। नो देयर इज एन इंडियन कनेक्शन। On one side is a carrot and other side is a stick. स्टिक, यस। तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान के लिए स्टिक पाकिस्तान के लिए हमेशा स्टिक है, और इंडिया के लिए कैरेट्स और मिठाईस। डेफिनेटली। और आप उसके अलावा ये देखें कि अब बिजनेस एंड ट्रस्ट इसको कैसे अब कंसोलिडेट करना चाह रहे हैं अंबानी। रिलायंस का अरामको के साथ एक होना था, कोलैबोरेशन होनी थी इनकी जो जामनगर रिफाइनरी है उसके अंदर अरामको ने $15 अरब इन्वेस्ट करने थे, और वो नवंबर 2021 महीना वो डील वॉज ऑफ द टेबल, वो नहीं आगे जा सके। अरामको ने वैल्यूएशन क्वेश्चन की तो रिलायंस पीछे हट गई। एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि मुकेश अंबानी उस डील को वापस टेबल पे लाना चाह रहा है, जिसके लिए उसने अरामको के CEO को भी बुलाया। और He was in the wedding. यस, Nice. लेकिन ओनली अरामको का CEO नहीं था, एडनॉक का CEO भी था, जो कि अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का CEO है, वो भी था। और एडनॉक के साथ तो ऑलरेडी अंबानी का $2 अरब का एक जॉइंट वेंचर है जो कि दुबई में चल रहा है इनका, वो भी ग्रीन एनर्जी के ऊपर है। लेकिन अरामको के साथ अंबानी एक बड़ी पर्टिकुलर काम करना चाह रहा है। वो ये करना चाह रहा है कि ऑयल एंड गैस के उनका पैसा लगवा कर जामनगर रिफाइनरी को रेट्रोफिट करे टुवर्ड्स ब्लू एनर्जी, जहाँ पे वो हाइड्रोजन की ज़्यादा से ज़्यादा वो करेगा प्रोडक्शन, वहाँ पे उसकी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो सऊदीज़ ने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया हुआ है रिलायंस के अंदर। ये जो सऊदी अरेबिया की है पब्लिक नो सऊदी PFI, हाँ, उसने ऑलरेडी $1.25 अरब रिलायंस रिटेल के अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो उनके ऑलरेडी वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं। और इसको फर्दर सॉलिडिफाई करने के लिए जो है उसने किसको बुलाया है? टोनी ब्लेयर को। टोनी ब्लेयर। एंड टोनी ब्लेयर वो आदमी है जिसको हम बहुत ज़्यादा अंडररेट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। टोनी ब्लेयर जो है वो आउट ऑफ जॉब नहीं है, उसने वजारत उज़्मा से जब वो निकला है उसने अपनी रिटायर नहीं हुआ, उसने अपना एक थिंक टैंक बनाया है टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल चेंज, TBI फॉर शॉर्ट। और TBI जब से वजूद में आई है इसने काफ़ी क्लोजली सऊदीज़ के साथ काम किया है, वहाँ से आ गया अरामको कनेक्शन, और चाइनीज़ के साथ भी काम किया इसने। ओके। लेकिन ऑन टॉप ऑफ दिस TBI जो है इसको बहुत ज़्यादा फंड कर रहा है लैरी एलिसन, और लैरी एलिसन इज़ द गाय हु इज़ आल्सो अ डोनर ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। वाओ। और डोनाल्ड ट्रंप के साथ सिर्फ डोनर नहीं है, वो एक्टिवली डोनाल्ड ट्रंप का जो एक आ रहा है एक प्रोजेक्ट 25 जिसको डेमोक्रेट्स ने आजकल बड़ा शोर मचाया हुआ है। यार वो क्या है प्रोजेक्ट 25, वो ज़रा बताएं। या प्रोजेक्ट 25 पे मैं ज़रा बात करता हूँ थोड़ा सा, लेकिन एक चीज़ यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि लैरी एलिसन कर क्या रहा है इस वक्त प्रोजेक्ट 25 पे। लैरी हैरिसन नहीं, लैरी एलिसन। लैरी एलिसन, यस। तो वो अगर ब्रिटिश में एक लेबर पार्टी के बंदे को सपोर्ट कर रहा है, तो हाउ कम ही इज सपोर्टिंग अ कंजर्वेटिव इन द यूएस? क्योंकि दैट इज़ अ वेरी ग्रेट क्वेश्चन। अब आपने ये सोचना है कि क्या लेबर वाकई में वो लेबर है जो हमने सोचा हुआ है। हाँ। और एक चीज़ जो मैंने नोट की है, अमेरिका से चलें शुरू करते हैं। हिस्टोरिकली डेमोक्रेट्स जो है ना वो इतने टू द लेफ़्ट चले गए हैं कि यानी वो उनको अब हम यानी कुछ सालों में फार लेफ्ट कंसिडर भी कर सकते हैं। या यूएस के डेमोक्रेट्स दे यूज्ड टू बी ऑन द सेंटर, दे यूज्ड टू बी सेंटर एंड लेफ्ट। रिपब्लिकन्स मूव नहीं किए, रिपब्लिकन्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा राइट की तरफ नहीं गए। ट्रंप के दौर में वो गए हैं, लेकिन उन्होंने फार राइट ने करने की भी कोशिश की है, पेनिट्रेट करने की कोशिश की है रिपब्लिकन्स को, लेकिन रिपब्लिकन्स ने उसे वो भी किया है, रेजिस्ट किया है, उसको पूरी तरह से आने नहीं दिया। ऑन द अदर हैंड अगर यूरोप में देखें तो जो लेफ्टिस्ट थे वो सेंटर की तरफ गए हैं। यस। और लेबर जो है वो काफ़ी हद तक, अच्छा मैं इतनी चीज़ ना टोनी ब्लेयर का बताता हूँ। टोनी ब्लेयर ने जब 97 में पहला इलेक्शन लड़ा तो इसको तजवीज़ ये पेश की गई कि भाई लेबर जो है ना ये पुरानी लेबर नहीं चलेगी, ठीक है। लेबर का उस वक्त होता था सुर्ख झंडा होता था इनका, तो आपको पता है सुर्ख किनका झंडा था। तो फिर लेबर का इसने आकर री इन्वेंट किया लेबर को, उसके अंदर गुलाब का फूल डाला कि दिस इज़ न्यू लेबर, और वो न्यू लेबर को इसने सोशलिस्ट आइडियाज़ से ना
मूव अवे दूर लेकर जाना शुरू किया था टोनी ब्लेयर ने, टोनी ब्लेयर। और काफ़ी हद तक वो ले भी गया। और उस जो लेबर हम देख रहे हैं ना, वो बेसिकली टोनी ब्लेयर की ही वो है, कंटिन्यूशन है। अभी Continuation आप है। देखें जो केयर स्टारमर हैं वो कहीं से लेबर लगते नहीं हैं, वो लेबर बिल्कुल भी नहीं है। वो है लेबर के पीएम, लेकिन और- उनकी पॉलिसीज बिल्कुल ऐसे लगता है कोई Keir Starmer, I think, would fit very nicely in Republican Party in USA. If we talk Definitely. about ideologies, आइडियोलॉजीज। और he's like एक एनॉमली आ गई थी जेरेमी कॉर्बिन, जिसको फिर इन्होंने हटाया था। कैसे हटाया था, he was pushed out. ही वॉज पुश्ड आउट, और जिस तरीके से पुश आउट किया गया था वो वो अपनी इंडिपेंडेंट सीट जीता है। अपनी इंडिपेंडेंट सीट जीत के, उस बंदे का अपना वोट बैंक है, लेकिन जिस तरीके से जिस लिए उसको निकाला गया था, क्योंकि वो सोशलिस्ट माइंडेड था, ही वॉज टुवर्ड्स द लेफ्ट। और टोनी ब्लेयर के बारे में लास्ट ईयर एक गार्डियन की न्यूज़ आई थी, और उन्होंने लिखा हुआ था कि कीयर स्टारमर जो है अभी भी टोनी ब्लेयर से इन कांटेक्ट है, उससे तजवीज़ देता है। और अच्छा भाई, व्हाट इज़ द रीज़न कि आज के दौर में अगर हम देखें तो somehow former prime ministers and presidents are not going away. They are still in decision making positions all over the globe. बाराक ओबामा देख लें आप, मतलब अगर मैं सिविलाइज्ड वर्ल्ड की बात करूं, किसिंजर मर गया, वो बड़ा इन्वॉल्व था। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, डेविड कैमरॉन, ठीक है, ऋषि सुनक का फॉरेन मिनिस्टर, बोरिस जॉनसन, why they are not going away? Why the current decision makers are relying on them to provide them with all the answers? Tony Blair आप देख लें, ठीक है, तो they are like acting like fathers of the current politicians. पहले तो ऐसा नहीं होता था। ये यार उसकी ना जो Are their legacies too strong? No, कि their legacies जो aren't- current leaders हैं वो उनके shadow से नहीं निकल पा रहे। यार करंट लेगेसीज आर नॉट वेरी, इनकी लेगेसी कोई है नहीं इनकी, टू बी ऑनेस्ट। इनके अचीवमेंट्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। वजह इनकी ये है कि ये एक तो ऑल ऑफ देम देवर, अगर हम लोग 90s से शुरू करें तो एक बड़ा क्लोज नेटवर्क बनाना शुरू हो गया था। नाम क्या, एक तो होता था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, पार्ट ऑफ द ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट, पार्ट ऑफ द ग्लोबल एस्टेब्लिशमेंट है, यानी डेविस कार्टेल जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और डेविस कार्टेल एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन इन द लास्ट 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ना, 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग पाकिस्तान में भी इतना गौर से नहीं स्टडी करते कि 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में जो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर था जिसको गिर जाना चाहिए था, उसको कंटिन्यू करवाया गया, और कंटिन्यू आर्टिफिशियली, ठीक है। आर्टिफिशियली किस तरीके से कि गवर्नमेंट्स जो हैं वो थियोरेटिकली, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स वो पैसा बोरो करती रही हैं और फंड्स अब अपने while producing nothing। अब यानी अमेरिका का, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर आप देखो ना कि हमारे बजट का 50% अब इंटरेस्ट रेट्स को पे करने के लिए, अमेरिका बहुत दूर नहीं है, 32% है। और इस वक्त जो लेबर गवर्नमेंट आई है यूके के अंदर, उसके बारे में गार्डियन न्यूज़पेपर ने साफ साफ लिखा था कि टोनी ब्लेयर विल बी रनिंग दिस गवर्नमेंट थ्रू TBI, क्योंकि उसने जो पिछले 2008 के अंदर वो बना है, तो 16 साल में जो भी उसने एक ग्लोबल नेटवर्क, एक अपना लहदा क्रिएट किया ना, किसिंजर की तरह उसने उसको यूटिलाइज करना है अब बरतानिया के अंदर। वाओ, दिस इज़ वेयर टोनी ब्लेयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंबानी, क्योंकि उसके कनेक्शन है, और अंबानी की ऑलरेडी यूके में इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, ठीक है, और वो चाहेगा कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ करूँ। तो ये तो हमने देख लिया कि व्हाट इज़ अंबानी ट्राइंग टू अचीव, ठीक है, ही इज़ ट्राइंग टू पुट हिज फुट इनटू वेरियस एनर्जी सेक्टर्स, ठीक है, और डाटा सेंटर्स बनाना चाह रहा है वो, और ग्लोबल लीडर्स के साथ अपने कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश करना चाह रहा है, ताकि आने वाले जो वक्त हैं, आने वाली जो ग्लोबल गवर्नेंस है उसमें इसकी से हो। तो मूविंग टू पाकिस्तान, अंबानी वेडिंग से पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट आता है अगर हम लार्ज स्केल जियोपॉलिटिकल स्केल से देखें, क्योंकि मोदी ने भी अटेंड किया उसकी शादी, ऑब्वियसली टोनी ब्लेयर ने भी अटेंड किया है। दीज आर द फोर्सेज, they are giants, so the forces are seem to be aligning against Pakistan from that particular wedding hall. यार आप बहुत ही नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि यार इन्वेस्टमेंट करवा लो थोड़ी सी, अंबानी से इन्वेस्टमेंट करवा लो पाकिस्तान। जनाब मेरी बात सुने, सऊदियों ने $1.25 अरब रिलायंस रिटेल में डाल दिया है, उन्होंने वो $1 अरब SIFC में नहीं डाला।
ठीक है। अब वो वेरी सैड। नहीं, लेकिन मुबारक को SIF से डिवीजन बन गई है माशाल्लाह, बिग डेवलपमेंट। ब्यूरोक्रेटिक डिवीजन। हाँ अच्छा SIFC की तो जिस ब्यूरोक्रेसी से बचाना चाह रहे थे उन्होंने वो उसी में डाल दिया जी। क्या करें, पैसे नहीं आ रहे थे, उन्होंने कहा चलो ब्यूरोक्रेसी को ट्राई करवा लेते हैं। अच्छा जनाब उस वेडिंग हॉल में एक चीज़ अंबानी ने जो शो किया ना दुनिया को, वो ये है कि एशिया का टॉप कैट मैं हूँ, ये उसने क्लेम करने की कोशिश की है। व्हाट अबाउट चाइना देन? यहाँ इनके सवाल को मैं कनेक्ट करूँगा कि क्या चाइना को तो नहीं कोई पैगाम दिया मोदी और अंबानी ने मिलकर कि असल गेम तो यहाँ हो रही है? चाइना को पैगाम जा भी सकता है, लेकिन चीनी जो है ना वो इस तरह इतने वो नहीं है, पॉम्प एंड शो वाले, वो पॉम्प एंड शो वाले नहीं है। वो इससे घबरा, देखो चाइना को आप शो करवा सकते हो लेकिन आप चाइना को इंटिमिडेट नहीं कर सकते। दिखा सकते हो, दिखा सकते हैं कि देखो भाई मैंने शादी करवाई है। इंडियंस ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, हाँ, तो वो दिखा सकते हैं लेकिन इंटिमिडेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि चाइना ऑलरेडी जो है वो 5G रोल आउट कर रहा है। चाइना ऑलरेडी अहेड है। इस वक्त इंडिया कैचअप करने की कोशिश कर रहा है चाइना को, ठीक है। और ये सब के सब जो लोग आए हैं विद ऑल दीज रिडिकुलस थिंग्स, विद ऑल दीज थिंग्स, और लेकिन शो तो कुछ करना है ना, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे देखो व्हाट इज़ अंबानीज प्लान के गेटवे टू इंडिया इज़ अंबानी, ठीक है। अब उसने एक तो इंटरनेशनल ऑडियंस को भी शो करवाया जो डिसीजन मेकर्स हैं, लेकिन लोकल डिसीजन मेकर्स जैसे मुंबई के अंदर दुनिया के 92 बिलियनियर्स हैं, ठीक है ना। उन बाकी 91 बिलियनियर्स को क्या पैगाम भेजे, यानी वो पैगाम खाली चाइना के लिए नहीं है, यानी चाइना को हो सकता है हम कह सकते हैं कि चाइना के पैगाम है, लेकिन जो पैगाम एट होम जा रहा है बाकी बिलियनियर्स को कि हु इज़ अंबानी, के इंडिया की कुंजी मेरे हाथ में है, मोदी मेरे बेटे की वेडिंग पर आया है, अगर इंडिया में कोई काम करवाना है तो वो मेरे थ्रू ज़्यादा आसानी से होगा। बाकी भी करवा सकते हैं, मैं आसानी से करवा सकता हूँ। वन विंडो ऑपरेशन। फिर दूसरा इसका आपने पूछा पाकिस्तान को क्या आ सकता है, ठीक है। अब अगर अंबानी जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हमने SIFC बनाई थी जो आनी थी वो नहीं आई, अंबानी हो सकता है उस इन्वेस्टमेंट को भी सक कर ले। he has already वो ऑलरेडी कर रहा है इसको, ठीक है। और लेकिन इसका फिर आप देखो कि अमेरिका के इसका साथ क्या कनेक्शन है, ठीक है। उधर से उसने टोनी ब्लेयर को बुलवाया है जिसका मेजर फंडर लैरी एलिसन है, लेकिन साथ में कौन आई है? इवांका ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की बेटी। तो और डोनाल्ड ट्रंप जो इस वक्त अमेरिका के अंदर जिस चीज़ के ऊपर राइट कर रहा है, जो उसका मैनिफेस्टो है, जिसको उसने पहले माना भी, फिर बाद में जब उसने पढ़ा है तो वो उसने आपको डिसोसिएट भी किया है ट्रंप ने, वो है प्रोजेक्ट 25। और प्रोजेक्ट 25 को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्ट 25 ने करना क्या अमेरिका के अंदर। उसने अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट को लिटरली तोड़ के दोबारा रिस्ट्रक्चर करना है। उसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी जो लैरी एलिसन ओरेकल का फाउंडर है और ओनर है, उसने क्या काम शुरू किया हुआ है कि एक डेटाबेस बनाया है सारे कंजर्वेटिव थिंकर्स का अमेरिका के अंदर, और उन कंजर्वेटिव थिंकर्स को इन्होंने दोबारा से एक, मैं उसे कहूँगा इंडोक्ट्रिनेशन, लेकिन प्रोजेक्ट 25 के मैनुअल में लिखा हुआ है कि उनको एजुकेट किया जाएगा ऑन कंजर्वेटिव वैल्यूज़। Why would Trump dissociates himself from Project 2025? अगर उसका एम जो है वो बड़ा रिपब्लिकन है कि लेस गवर्नमेंट, वो मोर डिलीवरी, वो ज़्यादा फार राइट की तरफ जा रहा है। उसके अंदर अब एक मसला पता ट्रंप प्रोजेक्ट 25। अच्छा, प्रोजेक्ट 25 फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंजर्वेटिव थिंक टैंक है अमेरिका का, हेरिटेज फाउंडेशन, उसका बेसिकली एक टाइप का मैनिफेस्टो है कि ये अमेरिका के अंदर हमने करना है। जैसे मैट वॉल्श टाइप लोग हैं, मैट कह सकते हो, मैट वॉल्श जैसे, लेकिन मैं कहूँगा थोड़े से उससे भी ज़्यादा एक्सट्रीम है वो, उससे भी ज़्यादा या दे बिलीव इन मैस डेपोटेशंस के अंदर, ठीक है। ट्रंप ने हालांकि बोला हुआ है कि जो अमेरिका में आके ग्रेजुएट डिग्री करेगा मैं उसको ग्रीन कार्ड दूंगा, ठीक, स्टूडेंट्स के लिए। फिर दूसरा उसके अंदर जो एक चीज़ है कि डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को काइंड ऑफ एलिमिनेट करना उन्होंने, ओके, ठीक है। फिर ब्यूरोक्रेसी के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं, जिसको ट्रम्प कहते हैं ना एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट / डीप स्टेट, एंड ड्रेन द स्वाम्प, जिसको वो स्वैम्प कहते हैं, हाँ, उसको इन्होंने टोटली रिप्लेस करना है उन लोगों से जिनको इन्होंने इंडोक्ट्रिनेट करना है, किनसे?
कंजर्वेटिव वैल्यूज़ से, Conservative. और वो ऑलरेडी उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं वो इंडिविजुअल जिनको उन्होंने सिविल सर्विसेज में डालना है। इसके अंदर आपका जैसे आप देखो ना, टोनी ब्लिंकन पॉलिटिकल अपॉइंटी है, लेकिन जो उसके नीचे बंदा काम कर रहा है डोनाल्ड लू, वो एडमिनिस्ट्रेटिव That अपॉइंटी is है। an administrative appointment. ठीक Not है, elected. नॉट इलेक्टेड। Trying to save his job by creating problems around the world. अब आप अंदाज़ा लगाओ कि बिल्कुल सही कर रहे हो, अब उस तरह के बंदों को ये रिमूव करते हैं तो पाकिस्तान में क्या होता है? वो बंदे जो कि बेसिकली पर्दे के पीछे पाकिस्तान की डोरें खींच रहे हैं, शेकअप कर रहे हैं, पाकिस्तान का क्या होगा? फिर उसके अलावा FBI को इन्होंने प्रेसिडेंट की अथॉरिटी के नीचे ले आना है इंस्टेड ऑफ अब। अच्छा, आज ही मैं पढ़ रहा था कि डोनाल्ड लू साहब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन की ग्रांट रखना चाहते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट करना। ये डोनाल्ड लू को बहुत हमारी फिक्र है। अच्छा, मैंने भी 100 पढ़ा है और जहाद ने भी 100 पढ़ा है, आपने 1 कैसे पढ़ा? $101 मिलियन। अच्छा, वो जब इनिशियल ट्वीट आई ना, पूरी साउथ एशिया में ना 500 मिलियन समथिंग का प्लान है, जिसमें से 100 हमारे लिए भी है। 500 मिलियन 500 मिलियन, तो उसमें से 100 हमारे लिए है। हमारे लिए $100 मिलियन का ये क्या करेंगे? वो कह रहे हैं एजुकेशन, और फिर आपको पता ही है कि बाइडन का प्लान था कि पाकिस्तान में जो कुछ जो LGBTQ को फ़रोग देने वाले टीचर्स हैं उनको। अच्छा, फिर आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और दहशतगर्दी, ये सारी 3-4 चीज़ें। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, नवंबर में इलेक्शन है, बाइडन कहते हैं ना कि लेम डक प्रेसिडेंट अब वो। So why at the 11th hour Biden trying to get such budgetary approvals जबकि वो एक lame duck बन चुका हुआ है? उससे क्या अचीव करेगा वो साउथ एशिया में? सच्चाई बताऊँ तो मीनिंगलेस है मेरे लिए, बेमानी है, कुछ अचीव नहीं होना। ठीक है, रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, Another administrative move might I say. एडमिनिस्ट्रेटिव मूव है, अगर वह अप्रूव भी हो गया ना, वो जब तक पैसे आने की बारी आनी है ना, वो अगर ट्रंप आ गया तो वो पैसे उधर ही रह जाएंगे, पैसे उधर ही रह जाएंगे। वो डोनाल्ड वुड जस्ट डूइंग हिज जॉब डे टू डे। क्योंकि वाकई में, और क्योंकि जो पाकिस्तान के लिए मसला हुआ है इस वक्त, जो पाकिस्तान की रजीम बैठी है उसको काफ़ी देर से अमेरिकन से कोई वो नहीं आ रही ना, सपोर्ट, हदायत नहीं आ रही, इंस्ट्रक्शंस नहीं आ रही वो और ये काफ़ी, और जो मैं इस पर प्रेडिक्ट कर रहा हूँ प्रोजेक्ट 2025 की अगर 1/10 भी ट्रंप ने पूरे कर दिए ना, तो इधर कोहराम मच जाना है पाकिस्तान में। क्योंकि एंड गुड न्यूज़ फॉर द पीपल बाय द वे, गुड न्यूज़ फॉर द पीपल, क्योंकि प्रोजेक्ट 2025 से मैं इस चीज़ पे एग्री करता हूँ कि वो कहते हैं जी बिग गवर्नमेंट को हमने ख़त्म करना है। ठीक है, अब डेमोक्रेट्स इसके क्यों ख़िलाफ़ हैं? डेमोक्रेट्स बहुत ख़िलाफ़ हैं इसके। उसकी वजह सबसे बड़ी निकलती ये है कि बिग गवर्नमेंट फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट का ब्रेन चाइल्ड था। उसने जितनी भी आपको मिलेंगी ना, सबसे पहले तो उसने, हालांकि FBI पहले से एग्जिस्ट करती थी एज OBI, लेकिन OBI भी बनाई किसने थी? डेमोक्रेट टेडी रूजवेल्ट ने बनाई थी 1908 में, हेडेड बाय J. एडगर हूवर। J. एडगर हूवर बाद में आया था, 1920 के बाद आया था, 1920 के बाद आया था। लेकिन FDR के दौर में इसकी जो आउटरीच थी ना, ये एक टाइप की फेडरल पुलिस बन गई, FBI। फिर उसके बाद इसने क्या किया, वर्ल्ड वॉर 2 हुई, OSS भी खड़ी कर दी, OSS उसके बाद आगे जाकर बन गई CIA बन गई। ठीक है, फिर इसके अलावा इसने क्या किया भाई, आपकी ये सारी की सारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, DHS डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर जो काम करती हैं, ये FDR ने क्रिएट किया। तो इस तरह की बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज़ खड़ी कर दी, जिसको हम लोग डीप स्टेट भी कहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी कहते हैं। लेकिन उस वक्त शायद इसका रैशनल मौजूद था, उस वक्त था रैशनलिस्ट, क्योंकि उसने बहुत बड़ा एक डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम लॉन्च किया था, जिसको ओवरसी करने के लिए probably all these agencies were required. These agencies were required और FDR, but these are anachronistic in today's लेकिन अब वही प्रॉब्लम आ गया ना कि अब ये एजेंसीज उस वक्त तो काम आ गई हैं, लेकिन कितने साल इनको हो गए हैं? हाँ। 90 ऑलमोस्ट 90 ईयर्स टू 100 ईयर्स होने वाले हैं इनको, और वो अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गई हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया। यस, इसको आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही वर्ड इस्तेमाल किया है कि वो निकल गई हैं। एक तो उससे आप कह सकते CIA का तो बेसिकली ओवरसाइट ही कोई नहीं है ना अमेरिका में, वो तो जो मर्ज़ी करते फिरें। हाँ। 90s में एक दफ़ा कोशिश की थी तो सितंबर 11 हो गया, ठीक है,
वो यानी वो जो कमेटी थी ना हेयरिंग, वो उधर ही ख़त्म हो गई 90s की। और वो बस जी पेट्रियट एक्ट भी लॉन्च कर दिया इन्होंने, और उसके थ्रू इन्होंने और ज़्यादा सर्वेलेंस शुरू कर दी। अब प्रोजेक्ट 25 कहता है भाई इस चीज़ को ख़त्म करो, इसको रोल बैक करो, बहुत टाइम हो गया, 1933 से हम बर्दाश्त कर रहे हैं इसको, अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे कि व्हाट द ट्रम्प प्रेसिडेंसी हैव इफेक्ट ऑन पाकिस्तान। तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, देयर विल बी नो वन इन वाशिंगटन जो कि कहेगा कि लेट मी मेक सम कॉल्स फॉर यू। अगर IMF आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर रहा है, आपको कुछ करने को कह रहा है, IMF की डिमांड रख रहा है आपके सामने, और वो डिमांड बहुत सख्त है, और उस डिमांड को मनवाने के लिए आजकल ये हो रहा है कि आप वाशिंगटन में किसी को कहते हो और वो कहता है ठीक है आई विल मेक सम कॉल्स फॉर यू। तो ट्रम्प के आने के बाद ये कॉल करने वाला बंदा नहीं होगा, ऐसे ही? बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरा ये है कि ट्रम्प पुल बैक कर जाएगा, जिस तरह उसने पहले भी किया था। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2017 में नवाज शरीफ की हुकूमत गई थी, ठीक है, सदर कौन था उस वक्त? ममनून नहीं, अमेरिका का ट्रम्प था। ट्रम्प क्यों रिमूव हो गई? क्योंकि ट्रम्प पुल बैक कर गया हुआ था। उस वक्त तो पाकिस्तान के जो थे पावर प्लेयर्स उन्होंने तो अपनी गेम कर दी, लेकिन जब जो ही उन्हें खान से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तब उन्हें वो बिल्कुल उसी तरह रहना शुरू हो गया। ट्रम्प ने बल्कि और पुल बैक कर दिया, इनकी ट्रेनिंग्स बंद कर दी वेस्ट पॉइंट के अंदर। ट्रम्प और पुल बैक कर गया। उल्टा अब ट्रम्प ने ये भी कह दिया कि इतने बिलियन डॉलर्स हमने खर्च कर दिए हैं। ये 2018 में उसकी स्टेटमेंट आई थी। 2018 में उसकी स्टेटमेंट थी, उसने कहा था कि इतने हमें क्या फ़ायदा पाकिस्तान को। 2019 के न्यू ईयर पे मुझे याद है ट्रम्प की एक बड़ी यादगार ट्वीट आई थी। नेशनल सिक्योरिटी प्लान उसने 18 के स्टार्ट में 18 के स्टार्ट में 18 के स्टार्ट नहीं 19 के स्टार्ट में। खान 19 का स्टार्ट था, 19 का स्टार्ट था। ये खान उसने उसका रिस्पॉन्ड भी किया और था। खान ने रिस्पॉन्ड किया किया कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी। नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च की थी डोनाल्ड ट्रम्प ने। उसने कहा था हम पाकिस्तान को बहुत पैसे दे रहे हैं फजूल में, हाँ, और हमें नहीं देने चाहिए, हमें रोक देनी चाहिए सारी इमदाद। और रोकी भी उसने, और रोकी भी। फिर खान से बातचीत करके वो दोबारा ट्रेनिंग प्रोग्राम वगैरह खुला, हाँ, वो बहाल हुआ और फिर वो बंद हो गया। फिर बंद हो गया। फिर उसके बाद ट्रम्प चला गया, बाइडन आया, फिर दोबारा से क्योंकि ट्रम्प के दौर में क्या हो रहा था कि जो अमेरिका की डीप स्टेट थी वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी ट्रम्प के ख़िलाफ़, ठीक है, उनकी सारी एनर्जी उधर, ज़्यादातर एनर्जी उनकी उधर लग रही थी। बाइडन के दौर में उनको जो ही सांस मिला उन्होंने जाकर कहा इधर भी RCO करो, उधर भी यूक्रेन के अंदर भी मसले शुरू, इसराइल के अंदर भी मसले शुरू, तुर्की के अंदर मस्तियाँ शुरू, तुर्की के अंदर मस्तियाँ शुरू। अब जब ट्रम्प आता है तो सबसे पहले तो ट्रम्प ने तो टर्की से याद आया, टर्की से भी पंगा ख़त्म कर दिया था सीरिया के बॉर्डर पे। जी ऐसे ही वो निकल गया था कि तुर्की को कहा तुम देखो कुर्स को जो मारना है तो मारो, वो उधर से भी हट गया। फिर ट्रम्प ने वहाँ से भी पुल आउट। अच्छा, ताइवान का कितना सीन? सर इराक से हटा, नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाया, नॉर्थ कोरिया से हाथ मिलाया, रशिया से हाथ मिलाया, सीरिया से निकल गया, अफगानिस्तान से निकल गया, ये सारे ट्रम्प ने ख़त्म किए हैं, सारे ख़त्म। और यही डेंजर है अब अगर ट्रम्प की प्रेसिडेंसी दोबारा आती है। डेंजर क्यों है? आपने बड़ा प्राइवेटली मुझे एक्सप्लेन किया था बड़े खूबसूरत तरीके से, डॉट्स कनेक्ट करके। मेरा एक बड़ा सवाल था कि एक पॉपुलर नोशन है कि ट्रम्प आएगा तो इमरान खान को बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। हाउ एग्जैक्टली विल दिस अनफोल्ड? या ट्रम्प स्पेसिफिक्स बताएंगे? ट्रम्प आएगा वो फ़ोन करके ये नहीं कहेगा खान को मेरा दोस्त है उसको छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, फिर ट्रम्प कैसे फ़ायदा होगा खान? फ़ायदा इससे, अब देखो लोग तो समझते हैं कि ट्रम्प यार है, खान नहीं है मेरा। नहीं, किसी का भी यार नहीं है, वो किसी का भी यार नहीं है। ट्रम्प इज़ अमेरिकन फर्स्ट। वो लिटरली अभी खबर एक आई थी कि वो नेतन्याहू से भी नहीं मिल रहा, या आज की खबर है। ये पहले नेतन्याहू से मिलना था, फिर खबर आई कि नहीं मिलना उसने। हाँ, तो खान को तो बिल्कुल घास नहीं डालेगा। तो और नहीं, और जहाँ तक बात है कि नेतन्याहू और ट्रम्प हालांकि दोनों ही टाइप के पॉपुलिस्ट लीडर्स हैं, लेकिन इनकी आपस में बनती भी नहीं है। नहीं बनती, क्योंकि ट्रम्प जो है ना वो डायरेक्शन लेने वाला बंदा नहीं है। ट्रम्प इस तरह का बंदा नहीं है कि उसे अगर उसको पता लग जाए कि कहीं किसी ने ये बात कर दी है कि ये इसके नीचे लगा हुआ है ट्रम्प, तो वो बंदा जो है ना टोटली आउट ऑफ कंट्रोल है। उसकी साइकोलॉजी, एक डॉक्यूमेंट्री मैंने रिसेंटली देखी थी अनफिट, और उसके अंदर उन्होंने ट्रम्प की साइकोलॉजी की बात की थी कि ट्रम्प किसी के यानी ही वांट्स टू बी द अल्फा, थल्ले नहीं लगना, थल्ले नीचे नहीं लगना, थ्रू स्ट्रेंथ उसका बड़ा अच्छा है, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, वो इस तरह का बंदा है। और अगर उसको उसकी बात को, उसके ऑब्जेक्टिव को कोई
कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेगा ना, ये उसके ख़िलाफ़ जाएगा। अब देखो यूक्रेन का प्रॉब्लम क्या है। याद है ज़ेलेंस्की को इसने कहा था मुझे बाइडन के ख़िलाफ़ जो है इसके जो हंटर बाइडन की कोई इनकी डील हुई थी, उसके अंदर हंटर बाइडन को पता नहीं कितने मिलियन डॉलर्स मिले थे, ठीक है। तो इसने कहा था ज़ेलेंस्की को कि उसको ना वो करो, डिक्लासिफाई करो। तो इन्होंने उसके ऊपर ट्रंप के ऊपर क्या किया था, इम्पीचमेंट कर दी थी, मुआखज़ा कर दिया था इसका। तो ज़ेलेंस्की के साथ इसका पुराना तनाव है ना, तो और ज़ेलेंस्की का एकदम से एटीट्यूड तब्दील भी हो गया। हाँ, जब से ट्रंप ने वो और दूसरा ट्रंप का जब से वो बचा है ना कत्ल से, असैसिनेशन से, जितनी क्लोजली वो बचा है, तो अब तो ट्रंप के सपोर्टर में भी ये बात आनी शुरू हो गई है कि भाई ये तो खुदा ने बचाया है, अब खुदा भी हमारे साथ है। ही इज़ डेस्टिन्ड टू रूल अस। God Almighty save me। मेरा ख्याल है कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बर्निंग क्वेश्चन है कि एवरीबडी सेइंग ट्रंप आएगा तो खान का बड़ा फ़ायदा है। किमें इस तरह फ़ायदा है, टेल मी एग्जैक्टली हाउ। जो अमेरिका की इस वक्त डीप स्टेट है जो 1933 से चल रही है, ट्रंप अगर उसके अंदर डेंट भी डाल देता है ना, तो पाकिस्तान पे डायरेक्ट इफेक्ट आता है। क्यों? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान एक तो नैरेटिव जो पाकिस्तान में एक बड़ा गलत बना हुआ है कि जो कि पीटीआई के बारे में बनता है, जो रेजोल्यूशन आई थी कांग्रेस के अंदर कि जिस अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं उसी अमेरिका के पास जाकर रेजोल्यूशन निकलवा रहे हैं। ये तो खैर एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन। हाँ, मिसकंसेप्शन नहीं, इंतहाई गलत बात है, ठीक है। पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड हाउ पॉलिटिक्स वर्क इन अमेरिका। बट पीटीआई के लोगों ने अपने कनेक्शंस तो यूज़ किए हैं ना। सर कनेक्शन यूज़ करते हैं, आप डीप स्टेट वालों के पास नहीं गए, आप किसके पास, आप पॉलिटिशियन सियासतदान के पास गए, सियासी लोगों के पास गए। आप उनकी डीप स्टेट के पास नहीं गए, आपने कोई मतलब आपने उनको और आपने ह्यूमन राइट्स के वाले से कहा है, आपने ये नहीं कहा कि हुकूमत का तख्ता बदल दो, और आपने खुफिया कुछ नहीं किया ना। आपने कहा कि यार हमारे इलेक्शन चोरी में इस पे आवाज़ उठाओ। हाँ, और एक जो बहुत और बड़ी बात, इलेक्शन पे ही स्पेसिफिक उनका जो टाइटल था वो इलेक्शन पे ही आया और इलेक्शन पे ही था। दूसरा जो बहुत ज़रूरी बात है करने वाली कि खुफिया नहीं कुछ किया ना, ऐसा तो नहीं है ना। अब वेरी ट्रांसपेरेंसी है, दिखा रहे हैं कि क्या बात हो रही है, खुफिया कुछ नहीं हो रहा। बरतानिया में मिले हैं, अब लोगों ने काफ़ी बातचीत की है कि जी आका के पास वापस पहुंच गए हैं। क्या बातें कर रहे हो, आका के पास वापस पहुंच गए हैं, ये भी नहीं पता वो 4 साल किससे मिलता रहा लंदन में। आपको तो पता है, वीडियो में पता है कि ये किन लोगों से मिले हैं। ट्रांसपेरेंसी है इधर, ठीक है। सियासी लोगों से मिल रहे हैं, बैंकर से नहीं मिल रहे, पता नहीं किस किस से मिलते रहे हैं, बताते भी नहीं हैं क्या बात हुई है, वो भी नहीं पता। लेकिन वो तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुहिब वाली पिक्चर आ गई थी इंटरनेट पे, तो हमें पता लग गया था कि वहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटीज़ क्या हैं। और ये एक पिक्चर आई है, एक पिक्चर आई है। अब सोचो ज़रा कि हमदुल्ला मुहिब और एनडीएस के कितने ऑफिशियल से मिला होगा वो लंदन के अंदर। डेफिनेटली मिला होगा। और यहाँ पे ये बात आ जाती है कि फज़ैल के जो सवाल है कि ख़ान को कैसे फ़ायदा होता है अगर वो डीप स्टेट को डेंट करता है ट्रंप, तो पाकिस्तान के जो हैंडलर्स हैं जो डीप स्टेट में बैठे हैं, जिनसे मुलाकात होती है छुप छुप के, पता है ना, बिलावल भुट्टो का बड़ा मशहूर हुआ था, वाशिंगटन से 2 दिन के लिए गायब हो गया था। ये बातें इस तरह की, जब वो लोग रिप्लेस होंगे ना विद पीपल विद हाईली कंजर्वेटिव वैल्यूज़, इनके लिए रिकैलिब्रेट करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन टाइम। हमारी स्टेट जो रिकैलिब्रेटेड, जो उसकी कैलिब्रेशन है वो सेट है जब से अयूब खान पावर में आया। यहाँ पे सवाल आता है कि हमारी स्टेट तो फिर विल बी फ्री व्हाटएवर टू एक्ट, नोबडी विल बी देयर टू क्वेश्चन देम। स्टेट अगर अमेरिका अपनी एडमिनिस्ट्रेशन पुल आउट कर लेता है पाकिस्तान से, तो हमारी स्टेट तो जो मर्जी करे, बैन लगाए पीटीआई को ख़त्म कर दे, खान को ख़त्म कर दे, सोशल मीडिया बैन कर दे, चाइना का वीचैट ले आए, व्हाई वुड दे नॉट डू दैट? दे विल नॉट डू दैट क्योंकि इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बहुत मेजर है। हाँ, अगर इस वक्त अगर फ़र्ज़ करो ये काम करते हैं ना, जो बात की है कि अगर अमेरिका पुल आउट कर जाता है तो फिर तो ये सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर वो पुल आउट करते हैं तो ये भी बात याद रखो कि फिर जो उनके जो मीडिया के लोग हैं, देन दे विल वो किसी दे वोंट पुल एनी पंचेस, देन फिर वो पाकिस्तान को पोर्ट्रे भी बड़ा डिफरेंट तरीके से, देन दे विल बी ऑन देयर डिफ़ॉल्ट पोस्चर। अब देखो पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे बैन उस तरह का नहीं लगा जिस तरह का सब बांग्लादेश में लगा हुआ है, जहाँ पे बांग्लादेश की हसीना वाजिद इज़ अ लॉट क्लोजर। इंटरनेट बंद कर दी है क्योंकि उस केस में वो अपने डिफ़ॉल्ट मोड में आ गए हैं।
क्योंकि अमेरिका ने उनकी 1-2 एजेंसियों पे सैंक्शंस किया है, उनके लोगों पे सैंक्शन किया है। जब इलेक्शन हुआ है ना इस साल के शुरू में, तो उनकी आरबीएस वगैरह जो है, Yes. रैपिड बटालियन स्क्वाड, उसको बैन कर दिया अमेरिका ने। जिस तरह आईआरजीसी की ईरान की आईआरजीसी को बैन किया, इस तरह बांग्लादेश की भी पैरामिलिट्री को बैन अच्छा, बाइडन के दौर में हमने बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैटर्न देखा है एशिया के अंदर ख़ास तौर पे, जहाँ जहाँ इलेक्शन हुए हैं ना, उन्होंने रूलिंग पार्टीज़ के अगेंस्ट कोलिशन खड़ी की है। मोदी के खिलाफ आप देख लें, सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई, खान साहब के खिलाफ सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई, और हसीना वाजिद के खिलाफ भी सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई। और एक काम जो किया है, पाकिस्तान और चाइना को दूर भी कर दिया, पाकिस्तान और चाइना को भी दूर कर दिया। और ये ऑब्जेक्टिव था आरसीओ का। हाँ, देश वाद में इसका अमेरिका को लॉन्ग टर्म में कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई ठीक है। मटेरियल। चाइना ने अपना बाईपास निकाल लेना कहीं और से, ठीक है। अब लेकिन चाइना से दूर कर दिया, चाइना नाखुश है बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से। मतलब बाइडन से कोई पूछे कि भाई क्या 2 साल के अंदर क्या अचीव हुआ अमेरिका को, ये सारा कुछ करके, ये सारी तबाही क्रिएट करके? सीरियसली कुछ भी नहीं हुआ। दूसरा, मेरा तो ख्याल है कि अमेरिका को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट ज़रूर हो सकता है इस सारे मसले से, क्योंकि अगर पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता कोई क्राइसिस आता है आने वाले दिनों में, महंगाई की वजह से लोग निकल आते हैं सड़कों पे, तो इस सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इट्स अ न्यूक्लियर कंट्री। सर, ये आपकी जो फिच नहीं है यूएस का इदारा, उसने एग्जैक्ट आप वाली बातें की। अच्छा, उसने कहा कि अगर लोग महंगाई इस इकोनॉमिक पेन की सूरत में बाहर आ गए ना, तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो फिर अमेरिका का तो इसमें नुकसान नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन अमेरिका को जो प्रेजेंट किया गया था वो कुछ और किया गया था, वो कुछ और किया गया था, ठीक है। और यानी जो प्रेजेंटेशन पेश की थी वो कुछ और थी, उनके एम्प्लॉयज़ ने, हाँ, वो कुछ और थी, निकल कुछ और है। निकल कुछ और गया है। और इसलिए आप देखोगे कि अब वन ट्रम्प कम्स, यूक्रेन की वॉर बंद होती है, तो ये जो वीट स्कैंडल वाले जो सीन है ये भी बंद हो जाएंगे, ठीक है। अब जब वीट स्कैंडल वाले सीन बंद हो गए तो इधर पड़ जाएगी भूख। इधर यूक्रेन वॉर इज आई थिंक द बिगेस्ट फॉर्डर इन फॉर करंट पाकिस्तानी रिजीम। उनको मिला ही यही है, ठीक है। और मैं यही बात करता हूँ कि जो पाकिस्तान की इस वक्त जो करंट रजीम है, इसको अब 2001 से लगातार इंजेक्शन मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है। और ट्रम्प के दौर में बंद हुए, तो आपको पता क्या हुआ, ठीक है, नशीं वाली हरकतें शुरू हो गई। प्रॉब्लम क्या, CSF बंद हुआ, CSF बंद हुआ इनकी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि पैसा आता रहा है वो किधर लगा है, रियल एस्टेट के अंदर। अब रियल एस्टेट इज़ नॉन प्रोडक्टिव, ठीक है। अब वो जो ही उसकी डिमांड कम होगी उसकी वैल्यू भी गिर जाएगी। इनका प्रॉब्लम क्या है, इनको कंटिन्यूसली पैसे चाहिए अमेरिका से। DHA मुल्तान उड़ गया सर, DHA मुल्तान उड़ गया। आपके सबसे लोगों का इतना नुकसान हुआ DHA मुल्तान के अंदर, मैं पर्सनली लोगों को जानता हूँ, बहुत नुकसान हुआ है DHA मुल्तान में। और इसकी जो मार्केटिंग जितनी भी पाकिस्तान में रियल एस्टेट एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि कारोबार ठप पड़ा हुआ है, रियल एस्टेट का ठप पड़ा हुआ है। और उसकी वजह ये है कि इनको अब पैसा उस तरह नहीं आ रहा जिस तरह इनको आया करता था। और इसको यकीन आप कर सकते हैं कैसे नशे से कि जो कि 20 साल से टीके लगा रहा है और एकदम से आपने टीके उसके बंद कर दिए हैं, तो क्या उसके तो वो विथड्रॉवल सिम्टम्स शुरू होते एंड हैं। आल्सो द इन्वेस्टर इज होल्डिंग मनी वेरी टाइटली। मलिक रियाज जो है वो उम्मीदें लगा के बैठा हुआ है खान से कि खान साहब आएंगे तो हमारा कारोबार चलेगा, इसलिए ही इज़ वेरी टाइट लिप्ड, कुछ भी नहीं देना चाह रहा, क्योंकि उसे पता है कि यार सऊदी से पैसा नहीं आया ना, इसका मतलब क्या है कि जो शरीफ ख़ानदान का सितारा है उसकी वो चमक नहीं पैसा आया। हम जब भी पॉडकास्ट करते हैं, कोई एक एपिसोड रिसेंट गुजरी होती है जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होता है कि अबू धाबी से इतने $1 बिलियन आ गए। लास्ट टाइम जब हमने की थी तो 10 बिलियन, तो काकड़ ने $25 बिलियन का जिक्र किया, उन्होंने 10 का किया है, और अभी 10 का भी हुआ था। कितने हैं वो पैसे? वो उससे पहले 100 बिलियन का भी हुआ। वो इन्हें ना एक शादी करनी पड़ेगी अंबानी जैसी, और इनको बुलाना पड़ेगा कि अगर आएंगे तो पता लग जाएगा। लेकिन नहीं, बात है क्या, इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा सादा सा असूल है। तुर्की ने कल सऊदी अरब को $5 अरब वापस किए हैं जो उसने 2023 में लिए हैं, यानी 2023 में लिए थे या 23 में, यस 2023 में लिए थे, 2023 में लिए थे। साल के एक वीडियो भी बनाई हुई, आप देख सकते हैं। साल के अंदर पैसे वापस भी कर दिए हैं। अब जो इन्वेस्टर है वो पैसा वहाँ पर डालेगा जहाँ पर उसे
Return पता है रिटर्न आना है। आना है। और रिटर्न वहाँ से आता है जहाँ पे लेजिटिमेट हुकूमत होती है। लेजिटिमेट हुकूमत होती है। ये हमने पिछले जो हमारा रिजीम चेंज वाला पॉडकास्ट था उसमें हमने बात की थी कि लोग जो होते हैं वो इकोनॉमी का ओरिजिन होते हैं। अगर आप मैंडेट चोरी कर लोगे तो आपकी इकोनॉमी तो नहीं चलेगी, क्योंकि लोगों ने चलाना है आपकी इकोनॉमी। क्योंकि जो सख्त फैसले करने हैं वो भी इलेक्टेड गवर्नमेंट ने करने हैं ना, जिसके पास मैंडेट है। हाँ, जिसके पास नहीं है मैंडेट वो कैसे सख्त फैसले ले सकती है? जो कंज्यूमर है वो तो कंज्यूम नहीं करेगा ना। अगर उसको पसंद नहीं होगी, आपकी शक्ल नहीं पसंद, मैं और आपसे वो- क्यों खरीदूं? वो वही ना, आप कैसे एतमाद में ले सकते हो लोगों को अगर आपने कोई चीज़ कोई रेडिकल फैसला करना है? एग्जैक्टली। और यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर अवाम को एतबार नहीं सरकार पे, तो उस इन्वेस्टर को कैसे सरकार तो इंटरनेशनल बंदा कैसे करेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि अवाम को एतबार नहीं तो बाहर वाले एतबार कैसे करेंगे? और यहाँ पे मतलब ये SIFC बहुत अच्छा इनिशिएटिव होगा और बड़े अच्छी नीयत से लिया गया होगा, लेकिन इट विल स्टार्ट वर्किंग द डे यू रिटर्न द मैंडेट टू द पीपल। मैंडेट, लेकिन इसके अंदर ना फिर फजैल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो आ जाता है। अब जहाँ पर तुम इंडिया को देखोगे ना, SIFC इज़ अ क्या है, वो एक टाइप की लॉबी सी बना दी है कि बाहर से पैसा आएगा, उस पैसे की जो ऑब्जेक्टिव है ना वो पूरे करने के लिए SIFC या तो लॉबी काम करेगी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से काम नहीं करेगी। वजह ये है, इसके अंदर अगर आपके लोकल बिजनेसमैन की कोई इनपुट नहीं ना होगी, इनपुट से मुराद ये है कि स्टेक्स नहीं होंगे, स्टेक्स नहीं ना होंगे, कभी भी नहीं करेगा कोई भी इन्वेस्ट। इस वक्त इंटरनेशनल इन्वेस्टर लोकल स्टेक के लोकल बंदा स्टेक डाले। अब अंबानी ने अगर एडनो के साथ पैसे जॉइंट वेंचर किया है $2 अरब का, तो उसमें उसने भी पैसा डाला है। देयर इज अ डिमांड फॉर इट, देयर इज अ डिमांड इन द लोकल अब मार्केट। इनको क्यों नहीं समझ आती कि ये समझते हैं कि लोग, हालांकि इन्वेस्टमेंट उधर ही होती है ना जहाँ लोग होते हैं। ये हाँ। लोगों को साइडलाइन करके ये कहते हैं कि जी एक ओवर द होराइजन कोई चीज़ आएगी और हमने जो इनको पेश किया हुआ प्रोजेक्ट, कोई Yes. भी सैंडक वगैरह या कोई भी बलोचिस्तान में, उधर आके पैसे लग जाएंगे और हम अपने जेबों में दिस इज नॉट 1960s। ये कैसा, ये 60s या अब- बल्कि 1930s में ऐसी अरेंजमेंट्स हाँ। होती थी। ब्रिटिश ऑयल कंपनी ऐसी अरेंजमेंट पहले होती थी। पहले होती थी। जब अब- ओक्लाहोमा जैसी रियासतों में ऑयल ड्रिलिंग हो रही थी ना, हाँ, यस। तब इस तरह की हरकतें और- होती थी कि और- आप पूरे का पूरा इलाका उनके हवाले कर और देते आजकल थे। ये सऊदी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहे हैं टेक में, स्टार्टअप्स में, कोई शक नहीं है। और AI में या फ्यूचर टेक्नोलॉजी उन सेक्टर्स में जिनमें एक्चुअल डिमांड है, लोगों डिमांड की। है, जो यार- आजकल यूथ की डिमांड है। एंड यूथ कहाँ से आती है? अवाम का हिस्सा है ना। आपने अवाम और यूथ को साइडलाइन कर दिया है। यूथ को आप कह रहे हो दहशतगर्द हैं तो आप ओवर द होराइजन हाँ। कोई इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहे हो कि वहाँ आके कोई ड्रोन गिरे और सोना निकल आए। बस इमेजिन गिविंग अ प्रेजेंटेशन टू अ फॉरेन इन्वेस्टर कि आप पैसे इन्वेस्ट करें, मैंने फायरवॉल लगानी है, डिजिटल फायरवॉल लगानी है, अपने लोगों का गला घोंटना है, हाँ। उनकी वॉइस और को आप बात करना। रेगिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। वो तो सर पकड़ लेगा अपना इन्वेस्टर। इनको व्हाई वुड आई इन्वेस्ट इन सच अ थिंग जिसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लोगों की तो हाँ, और- हम SIFC का बड़ा अच्छी चीज़ होगी, लेकिन लोगों को तो उसमें इन्वॉल्व करें ना। लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना। और दूसरा यार, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि पाकिस्तान इज़ द लीस्ट प्रोडक्टिव कंट्री इन एशिया। ये बात आई थिंक इसके मैंने IMF पे पढ़ी थी कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी लोगों की कहाँ पे कम है, और ये पाकिस्तान बना और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी सबसे हाई होती सबसे हाईएस्ट है। यानी पाकिस्तान में एशिया में सबसे हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट। मैं तो पढ़ रहा था कि हमारा यहाँ पे जो दूध की प्राइस है वो पेरिस और लंदन जैसे सिटी से भी ज़्यादा है। पैसे से भी ज़्यादा है। सर श्रीलंका 1 लीटर जो आपका दूध है वो 400 रुपए का हो चुका है। जो डब्बे वाला होता था ना 270 का, और 270 से पहले अगर आप 2 साल पहले जाएं जो कि 200 से भी कम था, वो अब 400 का मिल रहा है। आप एक चीज़ यकीन कर सकते हैं, श्रीलंका के अंदर हाँ। एक श्रीलंकन की कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमसे कम है। डिफ़ॉल्ट होने के बाद तनख्वाह भी हमसे ज़्यादा है। आप यकीन कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट होने के बाद। यही तो बात है कि हमारा जो एवरेज इनकम है वो है ही नहीं है, और चीज़ें महंगी हुई जा रही हैं। ग्लोबल स्टैंडर्ड का है, बिजली दुनिया में सबसे महंगी है आपकी, दुनिया में सबसे महंगी है। दुनिया में सबसे महंगी। दूसरा बड़े ममालिक में। वैसे अगर अब देखा जाए, SIFC को अगर इन्होंने कामयाब करना है, इनको पाकिस्तान में एक यूनिटरी बिजनेस लॉबी बनानी पड़ेगी, और वो बिजनेस लॉबी अपने कॉन्टैक्ट्स, इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स के थ्रू पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर आएगी तो चलेगा।
ये नहीं चलेगा जो ये पाकिस्तान में भी करना चाह रहे हैं कि भाई रियासत के अंदर जो ब्यूरोक्रेसी बैठी इन्होंने है। वैसे कोई इंटरनेशनल थिंक टैंक हायर तो किया है SIFC ने? और नहीं सर, वो थिंक टैंक हायर नहीं करना चाहिए, अपना बनाना पड़ता है। बनाना पड़ता है। अगर आप अंबानी की बात करें तो अंबानी 2010 से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बोर्ड का मेंबर है, ठीक है। तो उस बंदे के पास दुनिया के तमाम बिलियनियर्स, मिलियनियर्स, हेड ऑफ स्टेट्स, इन्वेस्टर्स के साथ कॉन्टेक्ट, आपको इस तरह का बंदा चाहिए, ठीक है। मोदी ने अब मोदी अंबानी के साथ क्यों है? क्योंकि अंबानी मोदी की डिप्लोमेसी को आसान कर सकता है। आपके पास ऐसा बंदा मौजूद नहीं है, या आपके पास इस तरह की कोई लॉबी मौजूद नहीं है जो You have one man who has international contacts. और वो खान है। यस He is vying for Oxford University Chancellor position और against Theresa May and रोरी Boris- स्टुअर्ट एंड बोरिस जॉनसन। Rory और Stewart. वैसे चांसेस कम है, लेकिन अगर इमरान खान चांसलर ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन जाता है तो इधर काफ़ी लोगों को अच्छा भाई, बड़े ख्वाब आएंगे। आप ये भी बताएं कि ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के तो हमने बात कर ली कि किस तरह खान को फ़ायदा होगा, इनडायरेक्टली होगा लेकिन होगा। यस, अगर कमाला जीत जाती है फिर क्या होगा? फिर जो चल रहा है वो चलता रहेगा। क्यों, कैसे चलता रहेगा? पाकिस्तान का ना एक प्रॉब्लम पता क्या रहा है हमेशा से, जब हम एक मिनट हम अगर देख रहे हैं कोर्ट्स भी जो हैं वो न्यूट्रल हो गए हैं किसी हद तक, और जो इस्टेब्लिशमेंट के पास भी जो स्पेस है मनोवर करने की वो कम होती जा रही है। पार्लियामेंटेरियंस नहीं बिक रहे, ठीक है, कोर्ट्स नहीं बिक रही, पॉलिटिकल पार्टीज़ अब नहीं आपकी बात सुन डिजिटल रही, मीडिया नहीं कंट्रोल, लोग आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर मनोवर करने की स्पेस नहीं रहेगी ना आपके पास। अगर कमाला भी जीत जाती है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कमाला अगर जीत जाती है तो फिर डीप स्टेट नहीं तब्दील होती जो कि पाकिस्तान को हैंडल कर रही है। मैं वही बात करता हूँ ना कि इस बार जो बाइडन के दौर में जो ये काम हुआ है कि कम से कम पाकिस्तान जो है वो कम से कम उधर गया है, पॉलिटिकल साइड ऑफ द यूएस में गया है, सियासी जो यूएस गवर्नमेंट का जो सियासी साइड है उधर गया है। दिस इज़ द बेस्ट आउटकम ऑफ ऑल दिस क्राइसिस। दिस इज़ द बेस्ट आउटकम है, ठीक है। और यही चीज़ हमारे रियासत को जो चला रहे हैं उनको भी समझना चाहिए कि अगर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, स्टेबल रिलेशनशिप बनाना है तो पॉलिटिकल पावर के साथ, कांग्रेस सेनेटर्स के साथ ज़्यादा देर तक चलता है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, ब्यूरोक्रेसी है, उसको आज ज़रूरत है वो अपना काम निकलवा के बाद में ख़त्म। अब यानी हमने ओबामा के दौर में कैरी लूगर बिल आया था, उसको हमने कितना मिसयूज़, बहुत मिसयूज़ हुआ था वो, उसका रिज़ल्ट कुछ नहीं था निकला, और उसका नतीजा क्या निकला? ओबामा पीछे हट गया बिल्कुल, उसने पाकिस्तान को कभी फिर लिफ्ट भी नहीं कराई उसके बाद। कमाला का प्रॉब्लम क्या है? वो फिर ओबामा की टीम को अपने साथ लेकर आएगी। इस वक्त जो उसकी कैंपेन रन कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने ओबामा की कैंपेन रन की थी। ओबामा और बाइडन का मिक्सचर ही है। एंड बाइडन वाज कंटिन्यूएशन ऑफ क्लिंटन्स। यस, वो तो, लेकिन बाइडन को तो मैं हमेशा कहूँगा कि वो कभी ओबामा के ना साए से निकल ही नहीं सका। वो ओबामा के साए से निकल नहीं सका, लेकिन कौन नहीं निकल सका? बाइडन नहीं उसको तो मेरे ख्याल 4 साल ओबामा नहीं चलाया। हो भी सकता है, क्योंकि ओबामा ने उसकी 2020 की कैंपेन रन की, और 2020 का तो बड़ा फेमस है कि इनके जो कैंपेन मैनेजर थे बाइडन का, उसने बाइडन को बड़ा क्लियरली बोला था कि ओबामा को कैंपेन ट्रेल पे लेकर आओ, ओबामा के थ्रू ही तुम ट्रंप को हरा सकते हो। तो अगर देखा जाए तो ट्रंप ने 2020 में सिर्फ बाइडन के खिलाफ नहीं, ओबामा के खिलाफ भी कैंपेन लड़ी है, और उसके बावजूद ट्रंप हैड वन सेकंड हाईएस्ट पॉपुलर वोट उसको मिला था अमेरिकन हिस्ट्री में। बाइडन को बेशक हाईएस्ट मिला, और पहली दफ़ा अमेरिकन हिस्ट्री में इतनी लेट रिजल्ट्स आए थे, और काफ़ी देर 11 नवंबर तक वोट आते रहे हैं, 11 नवंबर तक वोट आते रहे हैं जी, जो कभी नहीं हुआ, कभी नहीं ऐसे हुआ था। 5 मीडिया बात नहीं करता इसकी। अच्छा, वो कहते हैं कि नहीं ये लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, हालांकि आपने एक रवायत क्रिएट कर दी थी, 5 नवंबर को विनर बता दी है। रिवायत इज मोर इम्पोर्टेंट देन लीगैलिटी। हाँ। लेकिन कैमला अगर इस बार आती है ना तो आई विल हैव टू से कि पाकिस्तान का ये कंटिन्यू होता रहेगा। हो सकता है कि इट माइट गेट इवन वर्स, क्योंकि कैमला बहुत स्ट्रॉन्ग, वो तो ऑलरेडी एक बहुत ही वीक वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। 2020 के अंदर उसे ड्रॉप आउट होना पड़ा था प्राइमरीज में से। बट एज एन एडमिनिस्ट्रेटर शी इज़ वेरी रिजिड। उसका जो पुराना रिकॉर्ड है वो भी यही बताता है, जो तुलसी गैबर्ड ने भी एक दफ़ा पेश किया था डिबेट के दौरान, कि उसने कितने इनमेट्स को मतलब सजाएं दी और उनसे काम करवाए, अनपेड लेबर करवाया। शी इज़ वेरी टफ इन दैट रिगार्ड।
कैमला का जो प्रॉब्लम है वो ये है कि वो ऑलरेडी मीडिया तो अमेरिका का बता रहा है कि जी बहुत ही कमाल का कैंडिडेट आ गया है डेमोक्रेट। लेफ्टिस्ट मीडिया बता रहा है। लेफ्टिस्ट मीडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स हो जाए, हर कोई, यानी वो अच्छा जो ही बाइडन ने एक तो जिस तरीके से बाइडन इलेक्शन कैंपेन से साइड पे हुआ है कि उसने ट्वीट की है और इंस्टाग्राम पे अपना लेटर डाला है और उसके बाद वो आज तक गायब है। आज उसने एक मेरे ख्याल से वो भी करना है, एड्रेस करना है अवाम, अमेरिकी अवाम को कि वो क्यों पीछे हटे। आज वो नज़र आया वैसे तो अच्छा। लोगों ने कंस्पिरेसी थ्योरी पिलाना शुरू कर दी थी कि बाइडन मर गया और इस स्टेटमेंट किसी और ने लिखी थी। नहीं, और फिर उसके बाद उसकी ट्वीट्स भी आती जा रही हैं और बंदा गायब है। हाँ। तो और उस दौरान क्या हो रहा है, उस दौरान ये हुआ है कि बाइडन का $240 मिलियन कैमला को ट्रांसफ़र हो गया, जो हाँ। कि हो भी नहीं सकता था क्योंकि बाइडन इज़ प्रेसिडेंट। तो वो ऑलरेडी एक है ना नॉन वर्बल वो है अंडरस्टैंडिंग है कि इसी ने ही डेमोक्रेट्स का बनना है वो कैंडिडेट। लेकिन इन्होंने क्या किया है, वो साइड पे हटा है, उसने कैमला हैरिस को एंडोर्स किया है, जो कि उन्होंने बिल्कुल ब्रेक किया क्योंकि डीएनसी अभी तक हुआ नहीं है और ऑलरेडी उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं कि ये डेमोक्रेट्स का कैंडिडेट बन चुकी है, जबकि डीएनसी डेमोक्रेटिक। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो उनकी जो CNN पे कमेंटेटर्स बैठे होते हैं उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया था कि बाइडन स्टेप असाइड होने के बाद एंडोर्स नहीं करेगा कमाला को, उसको इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन का मौका देगा डीएनसी के अंदर। लेकिन इन्होंने तो पहले से उसको एंडोर्स कर दिया सब ने, ओबामा ने, हिलरी ने। कितने डेलीगेट्स ने किया इनको सपोर्ट कैमला को? अभी तक तो कह दिया कि मोर देन 300। नहीं, मोर देन 500, 1900 की मान चाहिए। अच्छा, 1900 की नहीं, वैसे रिपोर्ट आई थी कि इसको मिल गया रिक्वायर्ड डेलीगेट्स। लेकिन नील फर्ग्यूसन ने एक अपना ओपेड लिखा है जिसमें उसने कहा है कि इसको डीएनसी में बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। विवेक रामास्वामी ने भी यही कहा है कि समथिंग टेल्स मी दैट कमाला इज नॉट गोइंग टू बी द। हो भी सकता है क्योंकि 1942 का इलेक्शन था, आई थिंक 1920 का। नहीं, जो जहाँ पे ट्रूमैन को इन्होंने बनाया था 1948। ना 1948 नहीं, 1942 जब FDR अपने 4th इलेक्शन के लिए जा रहा था तो उसका VP हेनरी वॉलिस था, द मोस्ट पॉपुलर VP इन अमेरिकन हिस्ट्री। जब DNC हुई, फर्स्ट बैलेट में भी जीत गया हेनरी वॉलिस, सेकंड बैलेट में भी जीत गया, थर्ड बैलेट में ट्रूमैन को जिताया। ट्रूमैन उस वक्त ना ही कांग्रेस में था, ना ही सेनेट में था, ना ही वो किसी एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं आसपास था। एक अननोन बंदे को DNC ने उठा के VP का कैंडिडेट बनाया। FDR 1944 में मर जाता है, इनकैपेसिटेट हो जाता है, एंड ट्रूमैन बिकम्स प्रेसिडेंट। वाओ, ये पहले भी हो चुका है, डीप स्टेट मैकिनेशंस। डीप स्टेट मैकिनेशन। और यही काम इन्होंने इस बार भी किया। और इस बार तो थोड़ी सी अगर हम सिनिस्टर बात कर लें, डेमोक्रेट्स ने सोचा हुआ था कि बाइडन शायद इन ऑफिस आउट हो जाएगा और कैमला प्रेसिडेंट बन जाएगी और फिर वो बड़े अच्छे काम करेगी और फिर दोबारा री इलेक्ट हो जाएगी। प्लान ये था, प्लान इनका ये था। अच्छा, ट्रम्प की असैसिनेशन का भी प्लान यही था कि ट्रम्प गोली खा के आउट होगा, फिर अवाम जो है ट्रम्प के सपोर्टर्स वो दुख मनाएंगे, गम में होंगे और जो उनकी मर्ज़ी स्टोरी चलानी होगी चला देंगे और दैट्स द एंड। लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं। ट्रम्प की असैसिनेशन जो उसने सर्वाइव की है उसकी वजह से बहुत चीज़ें तब्दील हो गई हैं। मेरा तो ख्याल है असैसिनेशन का मेन मकसद ये था कि इलेक्शन को ही मुलतवी कर दिया जाए। ये हो भी सकता है कि इंडेफिनिट पीरियड तक ये चलाते रहे। एक्सटेंशन दे दीजिए जी, ये इंडेफिनिट पीरियड तक ले तो नहीं कर सकते, लेकिन फॉर अ फ्यू मंथ्स कर भी सकते हैं। ऐसे बड़े सिमिलर आइडियाज़ आ रहे हैं, जैसे प्रोजेक्ट 25 की भी आपने बात की। मैंने सवाल पहले पूछना था आपसे, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है कि जो प्लान मुझे लग रहा है आप लोग ज़्यादा एग्जैजरेट करके उसे बता रहे हैं, आप अमेरिकन मीडिया की बातों को ज़्यादा ही सीरियस ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ प्रोपोगेट किया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह जैसा याद है खुर्रम दस्तगीर ने कहा था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों किया था, क्योंकि प्रोजेक्ट इमरान को हटाना था। उसने अपनी मर्ज़ी के जज, उसने अपनी मर्ज़ी के सारी तैनाती करके हमें तुलना था। तो प्रोजेक्ट 25 मुझे तो बिल्कुल ये बहुत सिमिलर लग रहा है कि ट्रम्प के ख़िलाफ़ एक कोई बहुत बड़ी हाइप क्रिएट की जा रही है कि जैसे अच्छा बिल्कुल इसी तरह इंडिया में भी यही बातें हो रही थी कि मोदी 400 पार करेगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन उड़ा के रख देगा। हाँ। और जी बीजेपी RSS को ले आएगा, वो भी नहीं हुआ। ठीक है, फिर खुर्रम दस्तगीर ने कहा इमरान खान ये करने जा रहा था पाकिस्तान में, वो भी नहीं हुआ। अब ट्रम्प के बारे में ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है कि वो ये कर कंजर्वेटिव्स को ले आएगा और ये
उड़ा के रख देगा इनको। अच्छा नहीं, ये जो है अमेरिकी मीडिया इसको एग्जैजरेट काफ़ी कर रहा है। हाँ, क्योंकि ये कहते हैं ना मुझे तो कि ये एग्जैजरेशन लग रही है ट्रम्प के अगेंस्ट। जो बेसिकली उसके ना एक इन्होंने एक प्रेसिडेंट सेट किया अभी रिसेंटली, जो क्योंकि अब अगर देखा जाए तो जिन्होंने प्रोजेक्ट 25 कॉइन की है, ठीक है, वो ट्रम्प के बड़े डाई हार्ट सपोर्टर्स हैं, ठीक है, और वो मोस्ट लाइकली ट्रम्प प्रेसिडेंट सदारत के अंदर तैनात भी होंगे। उन्होंने इसको इस चीज़ का नाम दिया प्रोजेक्ट 2025 और उसका बेसिकली जो पहले 180 दिन का है एक पूरा प्लान है कि 180 दिन में डोनाल्ड ट्रंप ने एज सदर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन कौन से पास करने हैं वो ऑलरेडी उन्होंने तैयार किए हुए हैं। वो तो उन्होंने किए ना, ट्रम्प ने तो नहीं किए। ट्रम्प ने नहीं किए। और इसके अंदर ये ऐसे ही है जैसे यूथी इंटरनेट पे बैठ के कह रहे होते हैं कि अली अमीन गंडापुर को ये करना चाहिए, वो करना ये चाहिए। ऐसे ही है जैसे फैसल वाडा पहले कहता होता था 500 लोगों को मारना है हमने, फैसल वाडा कहता था, और अब देखें वो किधर खड़ा हुआ है। तो और ये बड़ी लाइकली बात है कि डोनाल्ड ट्रंप उसे साइड ट्रैक भी कर जाए जी, ठीक है, हो सकता है जो चीज़ें उसको पसंद है, जो मुझे लग रहा है FBI को अपने कंट्रोल में ले आएगा, जो उसकी मनपसंद चीज़ें ना वो करेगा। हाँ, जो चीज़ें उसको पसंद नहीं ना वो शायद वो मोस्ट लाइकली नहीं करेगा, इतनी आसानी से वाकई में नहीं कर सकता। लेकिन अब क्या कहते हैं ना, उससे सुप्रीम कोर्ट इस वक्त कंजर्वेटिव टिल्ट बहुत हाई है बहुत उनका, हाई है। और इन्होंने जो ट्रम्प को इम्यूनिटी भी एक टाइप की दी है कि ऑफिशियल एक्ट्स के थ्रू, जो अमेरिकन मीडिया है वो ये पोस्टुलेट कर रहा है कि जो कंजर्वेटिव सुप्रीम कोर्ट है जिसके अंदर एक जस्टिस अलीटो की उन्होंने एक स्टेटमेंट, उसका जो ओपिनियन था कि यूनिटरी एग्जीक्यूटिव यूनिटरी थ्योरी कि जहाँ पे पावर जो है वो ज़्यादा वाइट हाउस के पास होनी चाहिए निस्बतन कांग्रेस के, वो उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो इस एंगल से देख रहे हैं कि ट्रम्प पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2025 को Which is an exaggeration. Which is an exaggeration, वो नहीं करेगा। और अब देखें उसको मीडिया वो बढ़ा चढ़ाकर और डराने के टूल के तौर पे फियर मॉन्गरिंग इस्तेमाल कर भी रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा उसको कहते हैं ना ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं उसके ऊपर। लेकिन इसके अंदर वही बात आ गई कि अगर वो जिस तरह मैंने बात की कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को वो ओवरहॉल करता है, चेंज करता है, अपने लोग लेकर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेसी के अंदर, तो इसका डेफिनेटली हर जगह एक जो है ना इम्पैक्ट आएगा, और वो इम्पैक्ट लाना भी चाहेगा ट्रम्प, लाना चाहता है इम्पैक्ट, हाँ, बट वो सिस्टम को पूरा चेंज नहीं करता। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लिबरल्स पिस ऑफ होते हैं ना उन चीज़ों पे जिन पे मतलब कोई वो मतलब जहन में नहीं रख के लाया होता ट्रम्प। फॉर एग्जांपल, ट्रम्प ने सिर्फ एक टर्म में सर्व किया, ठीक है, ओबामा जैसे प्रेसिडेंट्स ने 2-2 टर्म में सर्व किया, लेकिन ट्रम्प की एक टर्म में जितनी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स थी उतनी ओबामा की 2 टर्म में नहीं थी। हाँ, तो ये एक अगर नेचर की तरफ से फेवर मिल रहा है ट्रम्प को तो आपको क्यों गुस्सा आता है? अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात इन्होंने वो एक बड़ी इनकी ट्रम्प ने 4 चीफ जस्टिस लगाए हैं, तीन लगाए हैं, 3 लगाए हैं। ओबामा ने 2 लगाए थे मेरे ख्याल। ओबामा ने 2 लगाए थे और 8 साल में 2 लगाए थे, इसलिए 3 साल में 3 लगा दी। लेकिन एक ये भी चीज़ है कि इसको मीडिया बायस इसके बहुत ज़्यादा था, वो तो है अभी भी है। और आप अगर देखो यही अगर यूक्रेन वॉर या ये इसराइल का था कॉन्फ्लिक्ट ये ट्रम्प के दौर में हुआ था, तो मैं आज भी सोचता हूँ कि अमेरिकन मीडिया की टेक क्या होनी थी। उन्होंने हर सिंगल लफ्ज़ जो ट्रम्प ने इसके बारे में कहना था ना उसको पकड़ना था। यानी बाइडेन को तो बड़ा सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया बाइडेन को, बहुत ज़्यादा इन्होंने कहते हैं ना यानी बहुत ढीली डोर दी है बाइडेन को मीडिया ने। और यानी बाइडेन वो बंदा है कि मैं लास्ट टाइम देख रहा था 10 माह से अमेरिकन कैबिनेट नहीं बैठी मीटिंग में एक रूम में, यानी जितने भी सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी फिजिकली एक साथ इकट्ठे नहीं बैठे 10 माह से। 10 माह ये 7 अक्टूबर से पहले की बात है, तब से लेकर अब तक बैठे नहीं है। वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस है, उसका पता ही नहीं किधर है, लॉयड ऑस्टिन, वो नज़र ही नहीं आता, वो एकदम से आता है, नमोदार होता है न्यूज़। उसको मसला हुआ था। ओह यस, खैर बाइडेन याद तो बड़ा आएगा जब उसने कहा था ना, लेट मी इंट्रोड्यूस प्रेसिडेंट पुतिन ज़ेलेंस्की, और that was too much, यानी ना greatest gaffe in history, not greatest mistake है वो बंदा। उसको तो प्रोस्टेट कैंसर हुआ था लॉयड ऑस्टिन को। अच्छा, उसको वो मसला हुआ था और बाइडेन साहब को
भूलने का मसला हुआ था तो और बड़ी बुरी हालत कैमला है, हैरिस को पूरी- हंसने का मसला हुआ हंसने का था। मसला था, वी डिड इट जो एंड वी डिड इट अगेन। और ब्रिटिश किंग को भी कैंसर है इस टाइम, वो भी लेफ्टिस्ट टाइप कोई चीज़ है, पता नहीं क्या मखलूक है वो। बरतानिया जो है ना वो बस अब अपनी दुनिया के अंदर जाता जा रहा है। और बरतानिया इज अ डिज्नीलैंड फॉर द वर्ल्ड, प्रोड्यूसिंग नथिंग। बट पुरानी दौलत से बनाए हुए कुछ म्यूजियम्स हैं, उनको लोग देखने आते हैं पूरी दुनिया फुटबॉल से। क्लब्स हैं। टिकट लेके आते हैं लोग, जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं ना, सोजो वाटर पार्क। तो आप बताएं ना कि ये जो आपके जिस जो मुझे लग रहा है कि जिस तरह एग्जैजरेशन की जा रही है, ये बिल्कुल उसी तरह की फियर मॉन्गरिंग नहीं है जो खान के खिलाफ, खान को इस्तेमाल करते हुए आपका मीडिया कह रहा था। हाँ। और नून लीग ये कह रहे थे कि जी हमें उड़ा के रख देगा। वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की रिजेम्बलेंसेज हैं दोनों केसेस में। है ना? असैसिनेशन अटेम्प्ट भी देखने को उधर वो मिलती है। प्रोजेक्ट 2020 प्रोजेक्ट इमरान खान कहते हैं, इधर प्रोजेक्ट 2025 कह रहे हैं। हाँ। और ओनली डिफरेंस इज द आउटकम ऑफ डिफरेंट इवेंट्स के। जिस तरह ट्रंप पे असैसिनेशन हुई है उसके बाद अमेरिका में किस कदर गुस्से का इजहार किया गया है, उनके दोनों पार्टीज के बाई पार्टीजन एक रिएक्शन आया है उनकी पार्लियामेंट के अंदर सिक्योरिटी सीक्रेट सर्विस के अगेंस्ट। हाँ। और अल्टीमेटली उनको रिज़ाइन करना पड़ा है। बस यहाँ पे उस तरह के इवेंट्स का जो रिएक्शन आता है वो बड़ा बिनाइन किस्म का होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। वो उसको कंडेम भी नहीं करना पसंद करते, बल्कि खान साहब के ऊपर ही मतलब विक्टिम ब्लेमिंग शुरू कर देते हैं कि भाई ये बाहर क्यों निकला हुआ था, बाहर क्यों निकला? ये शौकत खानम क्यों गया, ये किसी और हॉस्पिटल में क्यों नहीं मतलब गया। ऐसी चीजें शुरू इस तरह की चीज़ें शुरू हो जाते हैं। Victim blaming, हाँ। तो बिल्कुल सिमिलर केसेस हैं दोनों एज फार एज अपोजिशन नैरेटिव इज़ कंसर्न। तो उम्मीद है कि ट्रम्प साहब आएँ ताकि हमें भी फाइनली कोई ऐसा प्रेसिडेंट मिले जो सीधी बात करता है और उल्टी बातें करके हमें बहकाने की कोशिश नहीं करेगा। अगर उसको नहीं पसंद हमास तो वो डायरेक्टली कहेगा मुझे हमास नहीं पसंद। वो ये नहीं कहेगा कि मैं हमास से भी बात करूंगा, नेतन्याहू से भी बात करूंगा और अंदर खाते नेतन्याहू को बिलियंस ऑफ बाइडेन साहब डॉलर। को देखें ना, एक तरफ कहते हैं कि द मोस्ट कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ऑफ द हिस्ट्री है इजराइल की, और उसी को आप पैसे भी दी जा रहे उसको पैसे भी दी जा रहे हो। हो। क्या ये वैसे डबल स्टैंडर्ड है? ये डेमोक्रेट्स का हमेशा से ही रहा है। और अगर डेमोक्रेट्स और पीपल्स पार्टी दोनों को बिग गवर्नमेंट्स पसंद हैं, दोनों को गोस्ट स्कूल पसंद है, इनको गोस्ट जॉब्स पसंद हैं, इनको वो काम पसंद है कि इनको पसंद है कि लोगों को हमने मैनिपुलेट कैसे करना है। हाँ। उनके यानी अब वही मैं इनको डाइवर्सिटी बड़ी पसंद है। नहीं, ये बेसिकली पता है क्या करते हैं, ये जो चीज़ मैंने एक चीज़ नोट की है लिबरल्स के अंदर, वो कहते हैं भाई लिमिट्स कोई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपने फाइनेंशियल सिस्टम को देखना है तो लिबरल इकोनॉमिक्स कहती है भाई कोई लिमिट्स नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा छापना छापो, हम बाद में कुछ कर लेंगे। जब गवर्नमेंट की बात आई तो गवर्नमेंट की भी लिमिट्स इन्होंने ख़त्म की हैं, बिग गवर्नमेंट्स की तरफ गए हैं। कंजर्वेटिव्स जो है ना वो इस चीज़ से बड़े सख्त हैं, वो कहते हैं नहीं लिमिट्स शुड बी इन प्लेस। ऑस्टेरिटी नहीं, ऑस्टेरिटी नहीं, ऑस्टेरिटी समथिंग एल्स। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। वो कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट अगर ने ऑपरेट करना है तो उसकी एक सर्टेन लिमिट्स होनी चाहिए, उसमें उसने ऑपरेट करना है। केनेजियन मॉडल, काइंड ऑफ कनेडियन मॉडल, लेकिन नॉट कनेडियन मॉडल, मोर ऑफ फ्रीडमैन मॉडल। ठीक है, फ्रीडमैन ये कहता था कि गवर्नमेंट को बिजनेस रन नहीं करने चाहिए, गवर्नमेंट को मार्केट में नहीं घुसना चाहिए। केनेजियन मॉडल ये कहता है कि अगर आपकी इकोनॉमी ट्रबल में है ना तो मजीद स्पेंड करो। नहीं, उसका हाल ये है। कनेडियन जो है ना वो बेसिकली इन्वॉल्व करता है, वो कहता है कि अगर तो इकोनॉमी ख़राब हो रही है ना तो सरकार को इकोनॉमी में आ जाना चाहिए। शुरू कर दो। फ्रीडमैन कहता है कि नहीं, इकोनॉमी ख़राब हो रही है तो मार्केट को इनेबल करो कि वो इकोनॉमी सही करे। ठीक है, तो कंजर्वेटिव्स आर मोर टुवर्ड्स फ्रीडमैन साइड ऑफ कि गवर्नमेंट का काम नहीं होना चाहिए कि आकर ना मार्केट खुद ही ऑपरेट करे अपने आप को। वो जो आपका IMF भी हमें कहता है ना कि स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट। लेकिन पाकिस्तान में अगर मैं खान साहब को देखूं तो खान साहब टिपिकल कनेजियन मॉडल को फॉलो करते हैं, जैसे रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसका प्रॉब्लम यही है कि यूके ऐसे चल रहा है, यूके काफ़ी सालों से ऐसे चल रहे हैं वो, क्योंकि इमरान खान साहब अमेरिका में बरतानिया रह कर आए हैं तो उन्होंने बरतानिया ही देखा है। हाँ। उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी देखी है जिसमें सरकार हर जगह में घुसी है, हर जगह में घुसी है। एहसास प्रोग्राम भी, कफालत प्रोग्राम भी हैं, व्हिच इज नॉट सस्टेनेबल, सपोर्ट भी कर रहे हैं, टोटली अनसस्टेनेबल है। यानी और जिस तरीके से बरतानिया ने मईशत को चलाया है अपनी, यानी रेलवे पहले सरकार के अंदर थी, ठीक है, उसको उन्होंने प्राइवेटाइज किया तो रेल
ट्रेनों की टिकटें इतनी ऊपर गई हैं कि जहाज़ की टिकट सस्ती है। और आप देखें हेल्थ केयर सिस्टम जो भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लोगों को बारियां 6-6 महीने बाद मिलती हैं। 6-6 वहाँ महीने पे वेटिंग का मसला पड़ गया अब। वेटिंग टाइम बड़ा हाई है बरतानिया के अंदर। तो वो जो मॉडल है ना वो अनसस्टेनेबल है अगर तो उसके अंदर अब। लेकिन जर्मनी में चल रहा है, जर्मनी में जो उनकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, रेल स्पेशली, स्कैंडिनेविया में भी चल रहा है। स्कैंडिनेविया भी में भी उसकी वजह यही है कि सरकार, उनकी जो सरकार है वो फिर हर चीज़ के अंदर एंटर नहीं होती। ठीक है, उन्होंने मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को अपने अंडर रखा हुआ है, सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि हमने पब्लिक गुड, इट्स फॉर पब्लिक गुड। लेकिन जर्मनी के अंदर NHS नहीं है, जर्मनी के अंदर प्राइवेट वो है, प्राइवेट हेल्थ केयर रखा हुआ उन्होंने। ठीक है, लेकिन फिर उन्होंने काम ये किया है कि लोगों की तनख्वाहें इतनी ज़्यादा रखी हैं कि वो हेल्थ इंश्योरेंस कर सकें अपनी। बरतानिया ने ऐसा नहीं किया। फिर दूसरा ये है कि बरतानिया की इकॉनमी बहुत अनप्रोडक्टिव रही है। 2000 जब से ये टोरीज आए ना, वेरी अनप्रोडक्टिव इकॉनमी रही है। इन्होंने बिल्कुल भी जिस तरह वैसे मैं कहूँ तो पूरी यूरोपियन इकॉनमी पर, तो जर्मन इकॉनमी भी नॉन प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है। पूरा यूरोप ही अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव होता जा रहा है। इटली को देख लें आप, स्पेन को देख। और उसकी वजह यही है कि नई टेक्नोलॉजी में ही नहीं गई है। आप देखें नया स्टार्टअप कोई यूरोप से नहीं आएगा, या अमेरिका से आता है या चाइना से आता है, जापान से आता है, या इवन इंडिया से आ जाता है। और कहते हैं ना US इनोवेट्स, यूरोप रेगुलेट्स। यस, और वो यही बात करते हैं कि अब जाकर उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए हैं कि यूरोप जो है वो स्मार्टफोन्स नहीं बना सकता। यूरोप जो है, यानी ये कितना बड़ा क्वेश्चन है, यूरोप जो है वो LED टेलीविजन नहीं बना सकता, और अगर बना सकता है तो बेच नहीं सकता जी। यूरोप जो है वो EVs के अंदर पीछे रह गया है। यूरोप ने जितना सोशल मीडिया को रेगुलेट कर दी है, किसी ने नहीं। हम सोशल मीडिया बनाएगा कौन उधर? उन्हीं को सोशल मीडिया ऐप उस तरह की है ही नहीं जिस तरह की। अच्छा जी, बात हमारी अंबानी की शादी से शुरू हुई थी और बात हमारी आई है अगले इमीडिएट फ्यूचर के ऊपर। इलेक्शंस के बाद क्या सिनेरियो होंगे अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, तो कैसे आप समराइज़ करेंगे? आपको फ्यूचर अच्छा नज़र आ रहा है या बुरा नज़र आ रहा है? अभी मंजिल है, अभी मंजिल थोड़ी लंबी है। मंजिल लंबी है, लेकिन मंजिल लंबी है, लेकिन मंजिल अच्छी है। मंजिल अच्छी है क्योंकि रिजीम चेंज ऑपरेशन के जितने ऑब्जेक्टिव्स थे वो सारे फेल हो गए। सारे फेल हो गए, ठीक है। और जो गलती इन्होंने की कि PTI को इन्होंने एक रिवायती सियासी जमात सबसे बड़ी जो गलती थी ना, एक गलती नहीं, एक मिसकैलकुलेशन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी PTI के बारे में, जो कि PTI की वीकनेस भी है, लेकिन PTI की बिगेस्ट स्ट्रेंथ भी है कि भाई रिवायती जमात नहीं है ये। ठीक है, आप इसके अंदर एक धड़े को दबाओगे वो दूसरा धड़ा ऊपर आ जाएगा, दूसरे को दबाओगे तीसरा ऊपर आ जाता है। अवाम की सपोर्ट बहुत है, अवाम की सपोर्ट है, और फिर ऊपर से इसका स्ट्रक्चर बड़ा डिसेंट्रलाइज्ड है। आपने इसको रिवायती जमात भी बना दिया और उससे भी बड़ा मॉन्स्टर बना दिया। नहीं, रिवायती जमात ये भी नहीं है, लेकिन अब आपने उसको सिखा दी है, रिवायती सिखा दी है, और आपने उसको बहुत बड़ा मॉन्स्टर बना दिया। वो जो एक ऑलरेडी एक PTI एक एंटिटी थी ना, अब आपने उसके अंदर उसको रिवायती जमात का भी जो है ना DNA डाल दिया। एक मूवमेंट थी, वो एक मूवमेंट थी, आपने उसको जो है ना सॉलिडिफाई कर दिया, उसको आपने पक्का कर दिया। ठीक है, अब वो अमेरिका में भी है, वो बरतानिया में भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में भी है, और वो बिक भी नहीं रहे, और वो साइड पे भी नहीं हो रहे। वो एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाला कह रहा था कि हमें तो अरबों रुपए ऑफर हुए हैं कि अपनी लॉयल्टी चेंज कर लो, लेकिन हमने नहीं की, एक बंदे ने भी नहीं की। और वो कर ही नहीं सकते क्योंकि ये क्या आइडिया है ये इतना सर? ये आइडिया है, वो कहते हैं ना कि एक मूवी आई थी अमेरिका में काफ़ी देर पहले, नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन। पाकिस्तान अब उस रास्ते पे जा रहा है। ये जो बूमर्स टाइम्स अप, जो बूमर्स मेंटालिटी थी ना कि भाई हमने आना है, एक ट्रेडिशनल सी ज़िंदगी गुजारनी है, बिल्कुल स्टेबिलिटी का जो एक आइडिया था बूमर्स का कि किसी किस्म की भी ना कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कोई रेडिकल या अनऑर्थोडॉक्स चेंज नहीं आनी चाहिए। वो एकदम से आकर ना उस थॉट को ना एक क्या कहेंगे डेड एंड को उसने हिट कर दिया। ठीक है, और जो नई नस्ल जो आ रही है ना, जो कि इमरान खान के इर्द गिर्द है, इट्स वेरी डिसरप्टिव, ये डिसरप्टिव हो गया। मसला असल में क्या हुआ, बूमर्स ने एक तो अपने हाथ में सब कुछ रखा है,
कंट्रोल सारा उन्होंने अपने पास रखा है। ये वही बात आगे जो क्वेश्चन किया था कि ये पुराने लीडर्स क्यों बार बार आगे आई जा रहे हैं, वो इसी वजह से आई जा रहे हैं क्योंकि वो इस चीज़ को देख सकते हैं कि जो अगली नस्ल है स्पेशली मिलेनियल्स की और जेन ज़ी की, वो उस राह से हटना चाह रहे हैं जिस राह पे ये बूमर्स चल रहे थे। तो ये बार बार वापस आई जा रहे हैं कि उस राह हमको बार बार रिकॉल किया जा रहा है कि यार आके संभालो चीज़ें। हाँ, और यही इनकी और गलती यहाँ पे क्या हुई है बूमर्स की कि इन्होंने नई लीडरशिप, नई सरबराही ही नहीं पैदा की। अब अमेरिका में ट्रम्प क्या कर रहा है, वो किसको लेकर अपना वीपी JD वांस को 39 साल Now that's new leadership. न्यू लीडरशिप लेकर आ रहे हैं, Who can cope with the new disruptive forces? with new forces of change. न्यू फेसेस इन पाकिस्तान, है ना? Definitely. ये और हम बदल के रहेंगे और इंशाल्लाह। इधर ही हमारा फ्यूचर है, ये भी समझने वाली बात है। पाकिस्तान ही हमारी शनाख्त है, जहाँ दुनिया में जाएंगे पूरी दुनिया हमें पहले एज पाकिस्तानी ही जानेगी, बाद में कोई और आप कोई और है। वरना आपको हर जगह से पाकिस्तान जिंदा जिंदाबाद।